हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जब तक और भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो आपको कोड कौन सा यूज़ करना है, जहाँ सर आपसे कोड यूज़ करना है। अगर जो भी अनअकैडमी से आप परचेजिंग करते हैं, आपका कोई भी फ्रेंड परचेज करता है, तो उसको जहाँ सर कोड आपको देना है, राइट। और बाकी अभी काफ़ी सारे ऑफर्स जो है वो अनअकैडमी के अंदर हैं अवेलेबल, और अभी 25% प्लस 10% के ऑफर चल रहे हैं। जहाँ सर कोड का यूज़ करोगे तो और भी अच्छा बेनिफिट डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। तो आज ही जो है वो इस कोड को यूज़ करो। और इवन फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप यहाँ पर लगाते हो, काफी सारे ऑप्शनल भी ये प्रोवाइड कराते हैं। एक बार बस आपको पेमेंट करनी है और आपके लिए सभी ऑप्शनल ओपन हो जाते हैं। तो इस तरीके के फीचर भी अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है। तो कोड यूज करना है झा सर का, ठीक है। कैपिटल में JHA झा SIR सर। इवन फ्री की टेस्ट सीरीज वगैरह भी यहाँ पर लो तो ये वाला कोड ही यूज करना है आज ही। जैसे आप जब भी इसको लेंगे, वैसे तो अभी डिस्काउंट ऑफर जो है वो चल रहा है, तो आज के आज ही जो है वो लीजिए इस चीज को। और बाकी अलग अलग बैचेस हैं इनके, जनरल स्टडीज के भी बैचेस हैं, ऑप्शनल के भी बैचेस हैं, राइट, प्रॉपर तरीके के। और फ्री की टेस्ट सीरीज चलती है, फ्री की टेस्ट सीरीज जो है वो दिया करो, राइट। तो ये सब चीजें हैं अनअकैडमी के अंदर। और भी काफी सारे ये कंपटीशन वगैरह, कॉन्टेस्ट वगैरह जो है वो करते रहते हैं। तो इस पर भी पार्टिसिपेट करो। कोड यूज करना है झा सर का, राइट। और 20 GS की बुक्स वगैरह भी ये प्रोवाइड कराते हैं, सेट ऑफ 20 GS बुक्स वगैरह, राइट। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में किताबें यहाँ पर मिल जाती हैं। और बाकी इसके बेनिफिट्स काफी सारे हैं। ये पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड कराते हैं, स्टडी प्लान करके देते हैं, 1-to-1 लाइव मेंटरिंग प्रोवाइड कराते हैं। काफी सारी चीजें इसके अंदर है, इनके बारे में आप जानते ही ऑलरेडी। और बाकी एक नीचे डिस्क्रिप्शन पर एक आपको लिंक मिल जाएगी, यूट्यूब पर आप देखेंगे तो एक लिंक मिल जाएगी, एक द बिग बैंग थ्योरी पर एक सीरीज जो है वो शुरू हो रही है। तो इसको भी आप जो है वो देख सकते हैं, राइट। और कोड कौन सा यूज करना है, झा सर का कोड यूज करना है। तो चलो अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है, स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है। सभी लोग पढ़ के आए हो करंट अफेयर्स का, आपने एक रीडिंग मारी है। और हमारे बैचेस के बारे में आपको जानकारी होगी। करंट अफेयर्स के बैच हैं, जनरल स्टडीज के जीरो से बैच मैं आपका कवर करा रहा हूँ, ये वाला बैच। प्री मेंस की आंसर राइटिंग का की सीरीज भी जो है वो शुरू होगी बहुत ही जल्दी, राइट। इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। एनसीईआरटी की सीरीज भी है हमारे पास, टेस्ट सीरीज कम सेल्फ स्टडी बैच है हमारा। और बाकी देखो, करंट अफेयर्स की जो लाइव क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, आपके पास ऑलरेडी एक दिन पहले पीडीएफ मिल जाती है। कुछ समय पहले से ही, सेशन होने से पहले ही आपको पीडीएफ दे दी जाती है। आपको उस पीडीएफ को गो थ्रू करना होता है, और उसके बाद जो भी डाउट्स आपके आ रहे हैं पीडीएफ को पढ़ते समय, उसको साइड में लिख लो, राइट, डाउट्स वगैरह को। फिर लाइव सेशन के दौरान डाउट्स को पूछो। बट जैसे कि जब मैं आपको पढ़ाता हूँ लाइव सेशन के दौरान, तो अगर उस समय आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो डाउट पूछ लो आप उस समय। इसके फायदे बहुत सारे हैं। एक तो 2 बार आप ऑलरेडी टॉपिक को पढ़ लोगे, तो लॉन्ग टर्म तक टॉपिक याद रखने में आपको आसानी होगी। और साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, राइट, क्योंकि आप चीजों को पढ़ रहे हो, उसको अच्छे से समझ रहे हो। मेमोराइजिंग पावर आपकी इंक्रीज होगी, एक टॉपिक पर एक अच्छी कमांड आपकी डेवलप होगी, और रीडिंग और राइटिंग स्किल्स दोनों डेवलप होगी। और बाकी आप लोग ने वो किया है, मतलब एडिटोरियल वाले तो काफी कम स्टूडेंट्स एडिटोरियल वाले जो वीडियो है उसको देख रहे हैं। एडिटोरियल वाले वीडियो को भी देखा करो। 3:30 से 4:30 बजे लाइव करते हैं हम लोग, और फ्री यूट्यूब पर फ्री जो है वो अपलोड हो जाता है, फ्री में सभी के लिए 5 बजे के आसपास अपलोड हो जाता है, 5 5:30 बजे के आसपास। तो वो भी देखा करो, उसमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप होगी एक टॉपिक को के ऊपर। और इवन मैंने कल देखा कि काफी कम स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। आज सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे एडिटोरियल वाले सेशन में। मतलब आपको बोलना है, राइट। ठीक है। तो काफी काफी कम कुछ ही स्टूडेंट्स ने इनिशिएटिव जो है वो लिया था। प्रीति जी ने लिया था, अमन जी ने लिया था, बट उनका नेटवर्क का इशू आ रहा था, राइट। कोमल जी ने भी जो है वो लिया था, काजल जी ने, सॉरी, काजल जी ने भी लिया था, राइट। तो आप सभी लोग को लेना है, आज लेना है सभी को, ठीक है। आज अच्छे से पढ़ो एडिटोरियल, क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखो, इंटरव्यू आप दोगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको करना है। आपका पर्सनालिटी टेस्ट जब होगा, इंटरव्यू होगा, तो आप उसमें आपको चीजें बोलनी है यार। तो एडिटोरियल पढ़ो, और उसके बारे में बताओ, मुझे एक्सप्लेन करो कि क्या कह रहा है ये एडिटोरियल। फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो तो मैं अलग से आपको बताता ही हूँ, है ना। तो चलो, और बाकी शेयर वगैरह किया करो यार। अब इस वीडियो को अपने अपन को, चैनल को आगे ग्रो करना है, शेयर किया करो। चलो अब आगे की स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक वो बता देता हूँ कौन से टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं। हम लोग को तीवा ट्राइब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीवा ट्राइब, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, तीवा ट्राइब कहाँ की है। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वांचुवा त्योहार जो है, फेस्टिवल जो है, वो किस ट्राइबल ग्रुप के द्वारा मनाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हजारास के बारे में याद आ रहा है कुछ? अफगानिस्तान के हजारास के बारे में पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। हजारा करके एक माउंटेन भी है क्या? हम लोग को देखने का होता है, हजारास माउंटेन भी है क्या अफगानिस्तान के अंदर?
ऐसा कुछ भी है क्या? हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। बाकी कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। एंड नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, एक बहुत ही बेहतरीन से ये टॉपिक आया नेशनल कोर्ट ऑफ अपील का, मजा आ जाएगा इस टॉपिक को पढ़कर, एक अलग अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी, राइट। और बाकी एमपीज के सस्पेंशन के बारे में आपको आइडिया है ही, जो लोकसभा की रूल बुक के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको पावर दी जाती है, राइट। हालांकि स्पीकर के पास ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू चेयरमैन, तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, इस पर बात करेंगे। और कल ही द हिंदू के आर्टिकल, द हिंदू का आर्टिकल था ना शायद ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर, कि उसका था जागरण का था, आई थिंक हिंदू का ही था, द हिंदू का ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर जो है वो आर्टिकल था, राइट। तो ये फिर से जो है वो एक आर्टिकल आया है सामने, तो इस पर एक जनरल सी चर्चा कर लेंगे। और फेंक कर मारो इस टॉपिक को, नासा के परसीवरेंस रोवर को। अब तो इतनी बार आपके दिमाग में बैठा जा चुका है ये टॉपिक, जो रेगुलरली फॉलो कर रहा है नासा का परसीवरेंस रोवर की, इससे रिलेटेड सब कुछ आपको पता होगा, राइट। और इंटरनेट जो है वो लियो सैटेलाइट्स के थ्रू जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट की जो सैटेलाइट्स है उसके थ्रू इंटरनेट जो हमें देखने को मिल रहा है आज की डेट में, अलग अलग कंपनीज इस पर काम कर रही है, स्पेशली प्राइवेट कंपनीज। तो इस पर एक अच्छा आर्टिकल आया है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये सब टॉपिक्स है गाइस आज के, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 के पहले टॉपिक से। यहाँ पर बात हो रही है तीवा ट्राइब के बारे में और वांचुवा वांचुवा त्योहार के बारे में, वांचुवा फेस्टिवल के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन बनेगा कि वांचुवा त्योहार, वांचुवा फेस्टिवल जो है वो किसका है। तो तीवा आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये तीवा आदिवासियों द्वारा अच्छी फसल होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये फेस्टिवल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस त्योहार का समुदाय के लोग अपना पारंपरिक परिधान धारण करते हैं, मतलब एक रिचुअल्स वगैरह, वेरियस रिचुअल्स वगैरह फॉलो करते हैं इस फेस्टिवल के दौरान। और नाच होता है, गाना होता है, डांस होता है, राइट। सॉन्ग्स वगैरह जो है वो गाते हैं ये लोग, नृत्य करते हैं, गाना गाते हैं, रिचुअल्स वगैरह को, अनुष्ठानों को जो है वो फॉलो करते हैं, उसका आयोजन करते हैं वेरियस, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग को इसके अंदर देखने को दी। मेनली देखो आपसे ये पूछा जाएगा ट्रैवल ग्रुप के बारे में कि ये फलाना ट्रैवल ग्रुप जो है वो कहाँ की है। पहली चीज तो डायरेक्टली ये वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि आसाम और मेघालय में ये हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और हालांकि इसकी कुछ जो पॉपुलेशन है वो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये चीज बस आपको मेनली ध्यान में रखनी है। और तीवा जनजाति को लालुंग के नाम से भी ये जाना जाता है। और तीवा जनजाति के लोग भरपूर फसल के लिए प्रकृति की महान शक्ति की कृपा मनाते हैं, मतलब एक प्रकार से थैंकफुल होते हैं कि इस नेचर ने जो है वो हमें क्रॉप्स प्रोवाइड किए, उसके लिए ये थैंकफुल होते हैं और उसको लेकर ये एंजॉय करते हैं, जो है वो फेस्टिवल जो है वो मनाते हैं। ये लोग सुअरों की खोपड़ी और हड्डियों को देवी देवताओं के रूप में स्थापित करते हैं, मतलब पूजा करते हैं सुअरों की खोपड़ी और उनकी हड्डियों की, राइट। और मानते हैं कि ये कई पीढ़ियों तक इनकी सुरक्षा करेंगे, राइट। तो ये कुछ एक प्रकार से इनकी धारणा भी है, राइट। तो वो वाली चीज भी यहाँ पर बताई गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और पॉइंट्स है, स्पेशली ये जरूर ध्यान में रखना कि तीवर ट्राइब कहाँ की है। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, या फिर ये तीवर ट्राइब ना पूछे, ये पूछ लें कि ये लालुंग ट्राइब जो है वो कहाँ की है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। अब बात करेंगे हजारस के बारे में, अफगानिस्तान के हजारस के बारे में, राइट। तो अफगानिस्तान की एक कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है, एक एथनिक ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है अफगानिस्तान का। और ये बिलीव दे आर बिलीव टू बी, ऐसा माना जाता है कि ये जो चंगेज खान है, मंगोल एम्पायर का फाउंडर, उसके वंशज हैं ये, राइट, हजारास कम्युनिटी। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, राइट। और साथ ही साथ इनके एशियाटिक फीचर जो है वो कुछ अलग हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। मतलब इनके जो फीचर्स हैं, अगर बॉडी फीचर्स की अगर हम लोग बात करें, तो ये यहाँ पर रहने वाले लोगों से अलग हम लोग को नजर आते हैं, राइट। इसके अलावा इनकी जो बोली हम लोग को देखने को मिलती है वो फारसी बोली है, राइट। पर्शियन डायलेक्ट हम लोग को हजारकी देखने को मिलती है, राइट। तो इसके बारे में हालांकि हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले भी काफी ज्यादा डिटेल में इस टॉपिक को हमने हमने देखा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, राइट। ठीक है। तो ये चीजें, और इवन मेरे ख्याल से इसमें एक पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, एक बार आप उसको कंफर्म कर लेना। यहाँ पर हजारास माउंटेन भी हम लोग को देखने को मिलता है अफगानिस्तान के अंदर, उसी के नजदीक जो है वो रहते हैं, इसलिए हजारा कम्युनिटी जो है वो कहलाते हैं। ऐसा है क्या, कुछ ऐसा कोई पॉइंट है क्या? एक बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक बार कंफर्म कर लेना इस चीज को। चलिए, कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये आर्टिकल बहुत ज्यादा बड़ा है, बट इस आर्टिकल के अंदर मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं, पहली बात तो ये डिस्प्यूट्स किन किन स्टेट्स के बीच में हो रहा है, तो बताइए जरा किन किन स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि ये हो रहे हैं।
मतलब कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है वो किन स्टेट के बीच में, बताइए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। क्या एग्जैक्टली तेलंगाना आंध्र, क्योंकि ये इशू तो बताया जाता है कि 2010 का है, तो उस समय तो मेरे ख्याल से तेलंगाना बनी नहीं थी, आंध्र प्रदेश से बाइफरकेट नहीं हुई थी। अगर टेक्निकली मैं देखूं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, आपने पढ़ा होगा इस आर्टिकल, गो थ्रू किया ना सभी लोगों ने, गो थ्रू करके आया करो। इस क्लास को, लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हो तो एक बार गो थ्रू करके आया करें आप, है ना। तो हमने आपने पढ़ा होगा तो एक चीज नोटिस करी होगी, 2010 या 11 पर हम लोग को देखने को मिला था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टॉप कर दिया था। ऐसा है क्या? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होने से मना कर दिया कि किसको कितना एलोकेशन जो है वो दिया जाएगा। बट एपी एपी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनका बाइफरकेशन तो हम लोग को देखने को मिला था कि 2014 में हुआ था। फिर कैसे बोल सकते हो तेलंगाना? तेलंगाना नहीं, आपको बोलना है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, तीन स्टेट्स के बीच में ये डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिलता है। अब करेक्ट है, अगर इस क्वेश्चन आता है कि कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट किन के बीच में है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये तीन स्टेट्स के बीच में है? एग्जैक्टली। बट आंध्र प्रदेश बोल रही है कि जब से ये तेलंगाना के साथ बाइफरकेट हुई है, तब से इसको, तेलंगाना को एक अलग शेयर प्रोवाइड करो, तो आंध्र प्रदेश का ये कहना है। बट 2010 का जो इशू था वो एग्जैक्टली कर्नाटका को लेकर था, राइट, कर्नाटका को लेकर, कि कर्नाटका बेसिकली क्या कर रही थी, ये इसने बताया जा रहा था कि इसने ये वेरियस रिवर्स जो है, मेरे ख्याल से जितना पानी जो है वो मिलना चाहिए उतना पानी जो है वो प्रोवाइड नहीं करा रही थी दूसरी स्टेट्स को, राइट। ये इस प्रकार का एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, बॉर्डर शेयरिंग का इशू जो हम लोग को देखने को मिलता है वो ये। बट देखो, मेनली जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि किन किन स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, राइट। बस मेनली, और कितना पुराना ये डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिल रहा है, बस बेसिक सी कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो कृष्णा, हालांकि मैं पूरी चीज एक बार आपको गो थ्रू करवा देता हूँ फिर से, बट हालांकि इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती हैं। मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मेनली आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो है वो चल रहा है, किस नदी का चल रहा है, उस नदी के बेसिक फैक्ट आपको पता होने चाहिए, और किन किन स्टेट्स के बीच में वो डिस्प्यूट चल रहा है, राइट। तो देखिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने सबमिट करी है सुप्रीम कोर्ट के पास, राइट, एक एप्लीकेशन, जिसमें ये कहा है कि कर्नाटका कर्नाटका पिछले 14 साल से कृष्णा नदी को डाइवर्ट कर रहा है, right. There is no information forthcoming for Karnataka for the past 14 years about how much Krishna river water it has diverted, कि कर्नाटका इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है और बहुत ज्यादा मात्रा में कृष्णा नदी के पानी को जो है ये डाइवर्ट कर रहा है, राइट। तो इस पर जो है वो उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करी है, और कर्नाटका ने आर्ग्यू किया कि ज्यादातर पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है। मतलब इसने कहा कि यार पानी ओशियन में जाए उससे बेटर है कि मैं उस पानी को जो है वो यूटिलाइज कर लूं। अगर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश अगर पानी का यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उसको फ्लो नहीं दे रहे, तो एटलीस्ट मैं ही कर लूं। तो ऐसा उसने जो है वो अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो दिया है, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। और कर्नाटका की क्या डिमांड्स हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ये 2011-2010 का एक ट्राइब्यूनल था, राइट। तो हालांकि ये देखिए क्लियरली यहाँ पर है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टॉप कर दिया था सेंटर को पब्लिश करने के लिए ऑफिशियल गैजेट में फाइनल ऑर्डर जो है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल सेकंड का, जो कि 2010 में आया था, राइट। तो इसमें एलोकेट किए गए थे पानी को कि कितना कितना पानी जो है वो किन किन को प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो इसने कर्नाटका ने जो है किस चीज की जो है वो डिमांड करी है, अभी इसकी क्या डिमांड हम लोग को देखने को मिल रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टॉप किया है केंद्र सरकार को ये पब्लिश करने से, तो इसने इसी चीज की जो है वो डिमांड करी कि इसको जो है वो आगे बढ़ाओ, जल्दी से जल्दी जो है वो एलोकेट करो कि किसको कितना पानी जो है वो मिलना चाहिए, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो है इसने फर्दर मॉडिफाई किए अपने फाइनल ऑर्डर को 2013 में। तो 2010 में ऑर्डर देने के बाद 2013 में ऑर्डर को जो है वो मतलब मॉडिफाई किया, और इसके अंदर कहा कि कर्नाटका का जो सरप्लस वाटर जो है, मतलब जो सरप्लस वाटर जो है, ये कर्नाटका को जो है वो प्रोवाइड कराओ, जैसे कि कर्नाटका, महाराष्ट्र और अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को जो है वो प्रोवाइड कराओ। इसमें कह रहे हैं कि ये 2130 टीएमसी, कोई मुझे बता सकता है टीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? टीएमसी का कोई फुल फॉर्म बता सकता है? याद रखना, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जो है, इतना पानी जो है वो एलोकेट करना है। तो इसको प्रिजर्व करते हुए उसको मतलब अलग से रखते हुए, संरक्षित करते हुए, जितना भी सरप्लस वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स के बीच में जो है वो आप एलोकेट वो कर दो, सरप्लस वाटर डाइवर्ट कर दो। जैसे कि कभी रेन वगैरह आती है, राइट, बारिश वगैरह जब ज्यादा होती है, जब इस पर पानी जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, तो इस ज्यादा पानी को, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पानी को प्रिजर्व करके जो सरप्लस वाटर है उनको तीनों में जो है डिवाइड कर दो। तो ये चीज भी एक सामने नजर आ रही थी।
अभी पूरा इशू हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो जो पब्लिकेशन जो ऑर्डर का है ट्रिब्यूनल के, राइट, तो ये एक प्री कंडीशन होती है इसकी इंप्लीमेंटेशन की। मतलब कि फॉर एग्जांपल कि कोर्ट ने जब अपना ऑर्डर दिया है, राइट, जैसे कि ये कोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो हम लोग को देखने को मिल रही है कोर्ट है, राइट, तो इस कोर्ट ने अपने ऑर्डर को दे दिया। बट ये ऑर्डर इंप्लीमेंट कब होगा, तो ये प्री कंडीशन होती है कि वो तभी होगा जब केंद्र सरकार उसे अपने ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगी, राइट। बट आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन जब हुआ, तब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जब हम लोग को देखने को मिली, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट चली गई ये चैलेंज करते हुए कि उनको भी सेपरेटली शेयर दो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। मतलब अभी तक जो डिसीजन था 10 साल पुराना, 2010 से इवन 2013 में भी जो मॉडिफिकेशन हुआ है, तो वो डिसीजन अभी तक जो है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक रोक जो है वो लगा दी है। तो ये मेन मुद्दा हम लोग को देखने को मिला था। तो अब क्या करना चाहिए, तो कर्नाटक ने आर्ग्यू किया कि इट्स डैम एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट वर्थ 1000 करोड़। तो इसने बोला कि यार इतने समय से ये प्रोजेक्ट जो है वो रुका हुआ है। 2011 का जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 2010 के इस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को पब्लिश ना करो अभी, और ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश नहीं करेंगे तो इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, प्रॉपर एलोकेशन जो है वो उस पर इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होगा। तो कर्नाटका ये कह रहा है कि यार ऑलरेडी इतना समय जो है वो बीत चुका है, और इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं इरिगेशन और डैम के जो प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, जो ये स्टैब्लिश करेगा तो उसमें 1000 करोड़ रुपीस जो है वो लगाए जाएंगे, राइट। और अभी ये प्रोजेक्ट जो है वो रुका हुआ है, और उसके बाद जब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी से अगर ये प्रोजेक्ट शुरू भी होता है तो इट विल टेक अनदर 10 ईयर्स। ये 10 साल जो है वो और लगेंगे इसको क्या चीज करने में, पूरी मतलब और 10 साल जो है वो उसको लगाने पड़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा फुलफिल करने के लिए, राइट। और इसने आपने पढ़ा होगा तो आपको एक 50 साल का क्लॉज भी जो है वो समझ में आया होगा कि 50 ईयर्स के बाद इस डिसीजन को जो है वो फिर से रिव्यू किया जाएगा। याद आ रही है आपको बातें, ये सब चीजें भी इसके अंदर इस आर्टिकल के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो कर्नाटका का कहना यह है कि 20 साल तो ऑलरेडी ऐसे ही निकल जाएंगे ऑर्डर आने के बाद, जो कि अभी तक जो है वो फाइनल ऑर्डर नहीं आया या फाइनल पब्लिश नहीं किया है सेंटर ने। तो 20 ईयर्स तो इसी चीज में करते करते निकल जाएंगे, तो फिर कब मतलब इसका बेनिफिट जो है वो मिल पाएगा। पता लगे आगे चल के फिर और कोई चेंजेस आ गए, राइट, और कुछ किसी तरीके से जो है वो कम पानी जो है वो एलोकेट किया गया अगर कर्नाटका हो, तो ये लॉस तो कर्नाटका के लिए ही है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इवन कर्नाटका ने ये भी चीज कही है कि यार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी डिस्प्यूट चल रहा है, पहले वो रिजॉल्व कर दो, और कर्नाटका को जो है वो इसके बीच में जो है मतलब है क्योंकि उनका खुद पर्सनल इशू है, राइट, कि इनको अलग अलग शेयर जो है वो एलोकेट किया जाए। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और चैलेंजेस जो है वो कर्नाटका के लिए क्या क्या हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो वही जो मैंने भी आपको बताया कि डिसीजन जो है वो ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का, तो ये कब तक रह सकता है, लागू रहेगा 2050 तक, राइट। और उसके बाद फिर इसको दोबारा से रिव्यू या रिवाइज किया जाएगा। और 10 साल जो है वो ऑलरेडी लैप्स हो चुके हैं 2010 के बाद से, और कर्नाटका को एटलीस्ट 10 साल चाहिए अपने पूरे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, जिसकी कॉस्ट भी 60,000 करोड़ रुपए कुछ जो है वो बताई गई है, राइट। तो इसको कंप्लीट होने में ऑलरेडी इसको 10 ईयर्स तो और लगेगा ही, तो ऐसे करके 20 ईयर्स का टाइम, और उसके अलावा कॉस्ट भी जो है एनुअल बेसिस पर 10 से 15% तक बढ़ेगी, राइट। तो ये वाली भी इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें और प्रॉब्लम्स जो है वो जाएंगे। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इनके पास मतलब इस प्रकार से अगर ये क्लियरेंस भी दे देते हैं 2010 के ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को, तो भी कर्नाटका जो है उसको बेनिफिट उतना नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज कर्नाटका का आर्ग्यूमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो पूरा डिस्प्यूट जो है क्या, तो अब डिस्प्यूट जो है वो शुरू होता है बहुत पहले से, राइट। अगर हम बात करें हैदराबाद और मैसूर स्टेट्स की, अर्ट्सवाइल हैदराबाद और मैसूर स्टेट की यहाँ पर बात हो रही है। ये जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस समय हैदराबाद स्टेट, निजाम वाली, मैसूर, टीपू सुल्तान वाली, याद आ रही है ये सब चीजें, तो ये आपने पढ़ी होगी हैदराबाद और मैसूर के बारे में। हमने भी यूपीएससी बैच के अंदर एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ इस चीज के बारे में, याद आ रही है आपको ये सब। तो अर्ट्सवाइल स्टेट ये हम लोग को देखने को मिल रही है। तो डिस्प्यूट उतना पुराना है। फिर बाद में जाकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आई, तो उनके बीच में कृष्णा नदी को लेकर डिस्प्यूट्स होना शुरू हो गया। फिर 1969 में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है वो सेटअप किया गया, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत। और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1973 में प्रस्तुत करी, राइट। और रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई 1976 में, राइट। और इसने डिवाइड किया 2060 1000 मिलियन क्यूबिक फीट कृष्णा नदी के पानी को 75% डिपेंडेबिलिटी में, मतलब कि 75% जो है वो चीज देखी जाएगी कि इस नदी का 25% पानी प्रिजर्व करो, 75% जो है वो एलोकेट कर दो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। कितना कितना एलोकेट करना है, तो उतना कुछ खास आप लोग को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। और ये सब जो फिगर्स होते हैं ना, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं होती है। मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्यूट्स किसके बीच में, कितना पुराना डिस्प्यूट है। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस समय हैदराबाद और मैसूर स्टेट हुआ करती थी, तो उस समय से ही कृष्णा नदी के पानी की शेयरिंग को लेकर इशू था। फिर बाद में आकर ये 3 स्टेट्स बनी, तब इशू हुआ, और उसके बाद फिर फर्दर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब बनी तो और इश्यूज है वो होना शुरू हो गए।
राइट, यानी कि सब अपनी अपनी डिमांड कर रहे हैं कि किसको कितना पानी जो है वो मिलना चाहिए। और अभी नए नए जो इश्यूज जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, नए ग्रेवियंसेस जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये इन स्टेट्स के बीच में आ गए हैं। और जो दूसरा कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो इंस्टीट्यूट किया गया था, बनाया गया था 2004 में, और इसने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करी 2010 में, फिर 2011 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टॉप लगा दिया इसको, इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक तरह से, राइट। तब ये डिस्प्यूट जो है वो तब से चला आ रहा है, राइट। तो इसने एलोकेट किए 65% डिपेंडेबिलिटी के ऊपर कृष्णा नदी की, राइट। और इवन सरप्लस फ्लो जो होगा, बताया गया, अभी हमने डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर पानी के कुछ हिस्से को जो है वो आप अलग से प्रिजर्व करो, और बाकी के सरप्लस को, यानी कि जितना भी आपका एक्स्ट्रा पानी जो आपको मिलता है, तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में तो अलग अलग शेयर जो है वो तीनों को प्रोवाइड किए गए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा कि जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो 81 और 177 कर्नाटक की, और आंध्र प्रदेश की 190, तो आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा शेयर मिल रहा है। बट अभी अगर नया एलोकेट कर दिया जाता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, तो दोनों का शेयर जो होगा वो महाराष्ट्र के बराबर ही लगभग हो जाएगा, उसी के आसपास का हम लोग को देखने को मिलेगा, और कोई पॉसिबल शायद तेलंगाना को कम ही मिले। तो आफ्टर द क्रिएशन ऑफ तेलंगाना a separate state in 2014, आंध्र प्रदेश is asking to include तेलंगाना as a separate party। तो वही चीज इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना को बोल रही, मतलब कह रही है कि तेलंगाना को जो है वो अलग पार्टी बनाया जाए और उसको अलग शेयर जो है वो एलोकेट किया जाए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। तो इसका बस बेसिक्स आपको आइडिया होना चाहिए। हालांकि इतने बड़े आर्टिकल में कुछ भी चीज ऐसी नहीं है कि जो अपने काम की है, मेनली दो तीन चीजों की जो मैंने भी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, कुछ पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड? क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? चलो, वेरी गुड। सो नाउ वी आर मूविंग फर्दर। अब इस टॉपिक पर एक अच्छी कमांड जो है वो आपको होनी चाहिए, राष्ट्रीय अपील अपील न्यायालय के बारे में, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना, इन्होंने सरकार से कहा है कि सरकार जो है वो सीरियसली कंसिडर करे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी के सजेशन को, कि हमारी जो जुडिशरी है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए, क्योंकि काफी लंबे समय से जुडिशरी के अंदर, इवन सिंस इंडिपेंडेंस, कि जुडिशरी के अंदर कोई भी चेंजेस, कोई भी रिफॉर्म नहीं लाया गया। तो जुडिशियल रिफॉर्म से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इस चीज के बारे में जरूर मेंशन करेंगे, राष्ट्रीय अपील न्यायालय के बारे में, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के बारे में, राइट। तो ये चीज यहां पर कही गई है। और इसमें कहा गया है कि हमारी कंट्री के अंदर 4 नेशनल कोर्ट ऑफ अपील जो है वो लाई जाए। अच्छा, आप लोगों ने इस टॉपिक को ऑलरेडी एक रीड किया है, तो बताओ जरा कि ये किसकी बात करें, कोर्ट ऑफ अपील की बात क्या कर रहे हैं, मतलब कि 4 सुप्रीम कोर्ट जैसी बॉडी जो है वो स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं क्या? फिर फिर आपने नहीं बोला तो बताओ कि फिर किस चीज की बात कर रहे हैं ये? गाइस, वैसे 4 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जैसी बॉडीज को ही स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फाइनल अपना जजमेंट देता है, तो ये भी अपना फाइनल जजमेंट ही तो देगी। ये भी एक अपेलेट बॉडी होगी। हमारी कंट्री के अंदर 4 बोल रहे हैं कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील जो है वो लाई जाए, जो फाइनल जजमेंट दे, राइट। इससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो हर प्रकार के जो मामले आते हैं, उससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रिलैक्सेशन मिल जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मामले को ही देखे, और जो पब्लिक मैटर के जो इंपॉर्टेंट मामले हैं उसको देखे, या फिर अगर ये जैसे कुछ ऐसा मुद्दा आता है जो कि रिजोल्व नहीं हो पा रहा, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की राय चाहिए, तो ये चारों क्लब करके एक जो है वो बेंच क्रिएट करें, और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, राइट। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बराबर ही है ना। तो ये मतलब वैसे ही हम लोग को कोर्ट देखने को मिल रही थी, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। तो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, राष्ट्रीय अपील न्यायालय के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नेशनल कोर्ट अपील जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो इसकी रीजनल बेंचेस बताई जा रही हैं कि चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में जो है वो लाई जाएंगी, और एक दिल्ली में तो है ही ऑब्वियसली, राइट। और इसमें बताया जा रहा है कि ये फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तौर पर एक्ट करेंगी, कि अंतिम जो बोलते हैं ना हम लोग की, क्योंकि आप जाते हैं जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसका डिसीजन जो होता है वो फुल एंड फाइनल होता है। तो सेम यही कोर्ट सेम वही काम जो है वो करेंगी, राइट। कि जो भी अपील जो है उनके पास आती है हाई कोर्ट और दूसरे ट्राइब्यूनल्स के डिसीजन के थ्रू, राइट, जो भी अपील्स आती है, जो भी मामला सिविल, क्रिमिनल, लेबर या रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, मतलब दीवानी, आपराधिक, श्रम और राजस्व संबंधी जितने भी मामले होते हैं, राइट, जो कि हाई कोर्ट से आ रहे होते हैं, तो उसको जो है वो डील करेगी, उस पर अपना फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोवाइड कराएगी ये कोर्ट, नेशनल कोर्ट अपील,
राइट। और इस सिनेरियो में हम लोग को देखने को मिलेगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बर्डन जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पब्लिक लॉ के मामले, केवल संवैधानिक कानून और सार्वजनिक कानून संबंधी मामले की सुनवाई करेगी, राइट। नहीं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा सकते। महक जी का क्वेश्चन आया है कि सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा सकते क्या? नहीं जा सकते। ये डिसाइड करेगी नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। देखिए, बात को ध्यान से समझिएगा कि अभी हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला जो होता है वो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट का मामला जो होता है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है ना। तो ये एक स्टेप हम लोग को देखने को मिलती है, इसको हम लोग अपीलेट सिस्टम बोलते हैं। नेशनल कोर्ट ऑफ अपील का मतलब ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जैसे कि ये अलग अलग बेंचेस हम लोग को देखने को मिलेगी इक्वलेंट टू सुप्रीम कोर्ट। यहां पर जो है वो आप अपने केस को रखेंगे और यहां पर केस जो है ये रिजॉल्व हो जाएगा। और इसने अगर जो डिसीजन दिया नेशनल कोर्ट ऑफ अपील ने, तो वो डिसीजन फुल और फाइनल जो है वो कहलाएगा। बट हाँ, इन केस अगर कुछ ऐसी चीज होती है जो कि हमें देखने को मिलता है कि इन बेंचेस को लगता है कि यार इनको जो है वो एक कोई मैटर आया है, कोई मामला आया है जिस पर इन्हें और बेहतर तरीके से न्याय प्रोवाइड कराने के लिए डिस्कस करके डिसीजन देना हो, तो ये तीनों बेंच जो है वो आपस में जो है वो चर्चा करेंगी, बातचीत करेंगी, डिस्कस करेंगी और फिर अपना जजमेंट देंगी। बट अगर उन तीनों को लगता है कि नहीं, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो इन्वॉल्व करो, यानी कि दिल्ली की बेंच को भी इन्वॉल्व करो, तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व किया जाएगा। बाकी इनके डिसीजन जो होंगे वो फुल एंड फाइनल होंगे। क्लियर हो गया महक जी? चलो, अब नेशनल कोर्ट ऑफ अपील जो है वो एक गुड आइडिया क्यों है, राइट। तो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बर्डन को, हर प्रकार के जो केसेस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो आज की डेट में लेती है, तो उस बर्डन को जो है वो रिलैक्स कर देगी, राइट। एंड इट विल मेक ज्योग्राफिकल सेंस टू हैव डिफरेंट बेंचेस टू हियर अपील्स। तो ऑब्वियस ही बात है कि अलग अलग देश के हमारे अलग अलग, क्योंकि आज की डेट में किसी को भी जैसे कि अगर कोई भी अगर साउथ में भी रहते हैं, दूर दराज के एरियाज में रहते हैं, उनको अगर अपील करनी है तो एक ही जगह जाना है, मतलब दिल्ली, राइट। दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो दूर दराज के लोग रहते हैं साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, तो उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो कह रहे हैं कि इससे एक फायदा ये होगा कि लोग जो है वो अपने पास में ही, यानी कि उनके स्टेट से ज्यादा दूर जो है उनको नहीं जाना पड़ेगा, राइट। तो उनको वहीं पर ही जो है वो हेल्प जो है वो मिल जाएगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, कन्वीनियंट होगा लोगों के लिए। और साथ ही साथ कोर्ट ऑफ अपील कैन वर्क एज एन एक्सीलेंट मैकेनिज्म टू सीव केसेस। मामले को सुलझाने के लिए कोर्ट ऑफ अपील जो है वो बहुत ही बेहतरीन काम जो है वो कर सकती है, राइट। इफ देयर आर एरियाज ऑफ लॉ दैट आर पर्टिकुलरली अनसेटल्ड एंड नीड क्लैरिफिकेशन, द कोर्ट, देखिए जो चीज मैं आपको बता रहा था कि कुछ ऐसे कानून या केसेस जो है वो सामने आते हैं जिसमें और क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता होती है, तो ये क्लब हो सकते हैं, एक साथ जो है वो मिल सकते हैं और इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यानी कि दिल्ली की बेंच से वो लेने के लिए, मतलब उनसे एडवाइस लेने के लिए। एंड नॉट ओनली कैन अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल केसेस बी डिस्पोज ऑफ, बट एरियाज ऑफ लॉ कैन ऑल्सो बी सेटल्ड एंड अ क्लियर प्रेसिडेंट सेट। मतलब कि क्लियरली ये वाली बात ये बता रहे हैं कि ना केवल अलग अलग मामले का निपटारा इसमें किया जा सकेगा, बल्कि कानून संबंधी क्षेत्रों को भी सुलझाया जा सकता है और एक स्पष्ट उदाहरण तैयार किया जा सकता है। तो यस, आप लोग जो लिख रहे हैं कि टाइम सेव होगी, एनर्जी सेव होगी, मनी सेव होगी, तो ये सब चीजें भी, फास्टर ज्यूरिसडिक्शन, राइट। और एफिशिएंट वर्क हम लोग को देखने को मिलेगा जुडिशरी का, राइट। जुडिशरी तो वैसे भी एफिशिएंट तरीके से काम करती है, तो ये चीज तो आपको मेंस में लिखनी है। बट हाँ, बर्डन वाली चीज आप मेंशन कर सकते हो कि बर्डन जो है वो रिलैक्स होगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अगर अगर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ डील करेगी क्रूशियल केसेस से, तो प्रोसेस जो हम लोग को देखने को मिलेगी वो बहुत टाइम और खर्चा, जैसे कि जो आपने लिखा है वो बताएगी, लिटिगेंट्स का भी और कोर्ट का भी, यानी कि जो लोग केस फाइल करते हैं उनका भी, यानी कि जिनके साथ बुरा हुआ है उनका भी, यानी कि जो अपील करते हैं, और कोर्ट का भी टाइम बचेगा, खर्चा जो है वो बचेगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये आइडिया, अब देखिए अभी तो हमने इसके फायदे की बात कर ली, प्रोस की बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे कॉन्स की। तो इसमें एग्जैक्टली बता रहे हैं कि ये कोई मामले को कम नहीं करेगी, मुकदमों की संख्या में कमी नहीं आएगी इसके कारण, राइट। और ऐसा क्यों बोल रहा है ये कि मुकदमों की संख्या में कमी नहीं आएगी, क्यों इस चीज के बारे में जो है वो कहा जा रहा है, बताइए। क्योंकि ऑलरेडी जो भी केस जो आते हैं कोर्ट के पास, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, तो ऑब्वियस ही बात है वो केस कहां से आ रहे हैं, हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट को ही आप इतना जो है वो इस तरीके का बनाओ, इतनी शक्ति दो, इतनी पावर दो, स्ट्रेंथन करो कि केस जो है वो हाई कोर्ट के लेवल पर ही निपटारा हो और सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो केस वही पहुंचे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स हो, है ना। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसमें कह रहे हैं कि ये बस एक नई लेयर जो है वो क्रिएट कर देगा,
एडजुडिकेशन की, न्याय निर्णयन की, राइट, एक नई लेयर जो है वो ऐड कर देगा, राइट। तो ये चीज ये कह रहा है इसके कॉन्स के अंदर, राइट, कि इसमें मतलब इसको क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया जाए। इसमें ये भी कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पॉसिबल है, राइट, कि बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपील जो है वो हियर होती है कहां पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो है, मतलब इम्पॉसिबल हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर बात करें कि आर्टिकल 30 को इसमें अमेंड किया जाएगा, जो कि इम्परमिसिबल हम लोग को देखने को मिलता है बेसिक स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से अगर चीजों को देखा जाए तो, राइट, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते, कि आर्टिकल 130 उस चीज को जो है वो चेंज करने की बात करेगा, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है, और एडवोकेट्स का बस इसमें फायदा होगा मेनली तौर पर, राइट। बाकी वादी की अगर हम लोग बात करें, यानी कि जो केस लगाते हैं, जो विक्टिम होते हैं, तो उनका जो है वो फायदा नहीं होगा, बल्कि उनको तो और जो है वो इस तरीके से, मतलब लोग जो है वो ऊपर अलग अलग बेंचेस तक जो है पहुंचेंगे। वैसे तो एक ही बेंच जो फाइनल अपना डिसीजन देगी तो वो फुल एंड फाइनल जो है वो कहलाएगा, बट हाँ, ये वाली चीज इसमें जो कह रहे हैं मैं उस चीज से सहमत हूँ। बाकी सब तो अपनी चीज अपनी जगह है, बट ठीक है, क्योंकि देखो मामला जो है वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास तो जा ही रहा है, ऐसा कुछ तो होगा नहीं, उतने ही केसेस हम लोग को देखने को मिलेंगे। बट हाँ, एक्चुअली एक की जगह 3 और कोर्ट्स हो जाएंगी, राइट, तो टोटल 4 कोर्ट्स हो जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे बर्डन, कि आज की डेट में सिर्फ एक ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर पूरे केसेस को हैंडल करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जल्दी जल्दी केस का निपटारा होगा। तो ये बात, इस बात से तो मैं टोटली सहमत हूँ। उसमें जो चीज लिखी हुई है कि इसमें बर्डन जो है वो रिड्यूस नहीं होगा, तो वो मुझे नहीं लगता कि ये सही चीज है, क्योंकि इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अब जब चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बर्डन तो कम होगा ही होगा, केसेस जल्दी जल्दी भी रिजॉल्व होंगे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन या व्यू ये है कि इसमें फायदे ज्यादा है, नुकसान उतने नहीं है, राइट, कि करना चाहिए इस प्रकार की प्रैक्टिस भी जो है वो करनी चाहिए। एज अगर हम देखेंगे हमारी कंट्री के साइज को और हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को देखें, राइट, तो हमें करना चाहिए, राइट। या फिर दूसरा ऑप्शन भी सही है कि हाई कोर्ट को जो है वो आप स्ट्रेंथन करो, मजबूत बनाओ, या फिर स्टेट के अंदर ही कोई ऐसी, बट क्या होगा कि स्टेट के अंदर ही कोई ऐसी अथॉरिटी अपन अगर स्टैब्लिश करेंगे, तो वो बोलते हैं ना कि कंप्लीट न्याय मिलने वाली जो चीज हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं लोग, कई बार ऐसे केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं कि करप्शन वगैरह कितना ज्यादा चलता है। तो दिल्ली में क्यों बेंच रखी गई है सेंट्रल लेवल पर या ऑल इंडिया नेशनल लेवल पर क्यों रखी गई है? क्योंकि स्टेट में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो निष्पक्ष तरीके से जो है वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें नेशनल लेवल पर, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये सब कुछ अलग से पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी चीज ध्यान में रखिएगा। और गवर्नमेंट का जो है वो क्या कहना है, तो गवर्नमेंट भी इसी चीज पर कह रही है कि हेल्प नहीं करेगा, राइट। एज सच एडवोकेट्स का इसमें जो है फायदा होगा, राइट। और इवन जो केस करते हैं तो उनको और प्रॉब्लम, मुझे तो नहीं लगता प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि भाई जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आज की डेट में अप्रोच कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर अप्रोच करेंगे, उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। बट हाँ, इससे फायदा ही है एक प्रकार से, क्योंकि केसेस तो इतने सारे जो एक ही कोर्ट के पास आ रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो केसेस जल्दी जल्दी रिजॉल्व होंगे, राइट। तो व्हाट एल्स कैन बी डन, तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी को, यानी कि हाई कोर्ट्स वगैरह को आप स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, राइट, कि प्रॉपर जस्टिस जो है वो वहीं पर ही प्रोवाइड कर दिया जाए। बट ऑब्वियसली बात है, अपीलेट सिस्टम के थ्रू, जो अपीलेट सिस्टम जो हमें देखने को मिल रहा है, तो अपील वाले क्लॉज को तो रखना ही पड़ेगा। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इस प्रकार से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति जो है वो हाई कोर्ट को नहीं प्रोवाइड करा सकते कि वो पूरे मतलब पूरी तरह से मतलब कि फुल एंड फाइनल डिसीजन देने में सक्षम हो जाए। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेशनल लेवल पर भी एक कोर्ट जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है गाइस, जैसे कि हाई कोर्ट को एज अ मियर स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुडिशियल हिरार्की के तौर पर जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी मतलब नहीं देखना चाहिए। कि देखो जनरली क्या होता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होती है उनको देखती है कि फाइनल जो डिसीजन है वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही देगी। तो और इवन होता भी है ऐसा कि लोग बाग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो पहुंचते हैं, अपने केसेस को लेकर जाते हैं। इसकी बजाय एक सजेशन आप ये मेंशन कर सकते हो कि होना ऐसा चाहिए कि एक एक्सपर्ट अथॉरिटी होनी चाहिए, राइट, नेशनल लेवल पर ही, राइट। उसमें जैसे आप रिटायर्ड जजेस जो है उसको रख लो एज अ हेड के तौर पर, राइट, जो रिटायर्ड हो चुके हैं। इनका काम बस ये होना चाहिए कि ये बस केस को देखकर ये फैसला लें कि इस केस में जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो सही दिया है या नहीं दिया है, राइट, और उस डिसीजन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो अप्रूव करें, वो अप्रूव कर देंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, नहीं तो वहीं से ही रफा दफा करो। यानी कि नेशनल लेवल पर मामला लाया जाए और लाकर ये डिसाइड करें कि इसका ट्रायल चलना है कि नहीं चलना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। तो वो एक अथॉरिटी डिसाइड करो, 5 जजेस की बेंचेस जो है बना दो, राइट। एक प्रकार से एक ऐसा पैरेलल सिस्टम कोर्ट का, सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि मामला जो है उसको फर्दर स्ट्रेच करना है या नहीं करना है। तो ये भी एक अच्छा सजेशन हो सकता है,
नहीं नहीं, आप मैंने करप्शन वाली चीज को ही तो ध्यान में रखा। करप्शन कैसे नहीं होगा, करप्शन तो हर जगह होता है वैसे, बट यहां पर कैसे नहीं होगा? एक तो आपने दो चीजें इसमें इंक्लूड कर दी। एक तो आपने क्या इंक्लूड किया, नेशनल लेवल पर एक बॉडी ले आया, क्योंकि स्टेट लेवल पर होती तो फिर भी एक बार देखने को मिलता है कि हाँ शायद लोकल लेवल पर करप्शन हो सकता है, रीजनल लेवल पर करप्शन करप्शन हो सकता है, बट हम नेशनल लेवल पर इसको ले आए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम क्या लेकर आए, हमने रिटायर्ड जजेस को वहां पर रख दिया, और एक नहीं 5 जजेस की बेंच बना दो आप, या इसमें इनको भी रख दो आप, ब्यूरोक्रेट्स को भी रख दो, एग्जीक्यूटिव्स को भी जो है वो रख दो आप, राइट। इस प्रकार की एक टीम जो है वो तैयार कर दो। जैसे कि जनरली कमिटी हम लोग को देखने को मिलती है, कितनी बड़ी बड़ी कमिटीज हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि जैसे कि अलग अलग प्रकार के ऑफिसर्स को जो सेलेक्ट करती है। तो ये तो एक छोटी सी चीज है, हम तो यहाँ पर एक मामले को जो सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है, ट्रायल चलना है या नहीं चलना है। तो इससे क्या होगा, इससे हाई कोर्ट के डिसीजन को जो है वो रिव्यू किया जाएगा, जो कि जनरली कोर्ट करती है। कोर्ट का मेनली काम तो यही होता है ना, बट हम ये कह रहे हैं कि ट्रायल इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना, उसको करें, तो इससे भी मामले जो होंगे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये भी एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक सजेशन होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोग के पास भी कोई सजेशन है तो ये भी जरूर मेंशन किया करो, ये बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान सिर्फ जो चीज आ रही है उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, अपने दिमाग को आगे चलाना भी है, राइट। दिमाग को चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब मेंस के आंसर लिखेंगे तो ये सब चीजें ही आपकी हेल्प करेंगी, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करो आप, बट एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस प्रकार के मामले में, अगर हम देखें कोई मामला है जिसमें इमोशनल चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कुछ लोगों की, राइट, तो उसमें मेरे ख्याल से प्रॉपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई डोंट थिंक कि अभी इतना ज्यादा जो है वो हो चुका है, कि वो है, काफी सारी चीजें हैं, बट फिर भी ह्यूमन की इमोशनल चीजों को वो लिंक नहीं कर पाएगा, राइट। जैसे कि कुछ मामले रिलीजन से रिलेटेड सामने आते हैं, राइट, किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट हुए, तब भी हमें देखने को मिला कि नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए, क्लियर है यहां तक बातें, आगे बढ़ सकते हैं हम। बताओ। चलो, सस्पेंशन ऑफ एमपी, तो इसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता ही है, हमने कई बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को। तो मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर प्रहलाद जोशी जी ने अप्रूवल जो है वो मांगा है हाउस का 12 राज्यसभा के एमपी को सस्पेंड करने के लिए, रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए, यानी कि सेशन का जितने दिन बचे हैं उतने के लिए, भाई। रीजन जो है वो सस्पेंशन का ये चीज रखी गई कि इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, यहाँ पर वॉयलेंट बिहेवियर किया है, इंटेंशनली अटैक किया है सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर। इस टॉपिक को पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं। आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि राज्यसभा के रूल्स के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि रूल नंबर 255 और 266 जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा का, राइट। और रूल नंबर 255 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें, अच्छा, 255 और 256 में क्या डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है, कोई बता सकता है? आप लोगों ने पढ़ा इस टॉपिक को? रूल नंबर 255 और 266 में क्या, सॉरी 256 में क्या डिफरेंस है, बताइए। पढ़ के तो आए हो ना, एक रीडिंग तो करके आए हो ना, इफेक्टिव तौर से रीड किया करो चीजों को। देखो, 255 का मतलब कि एक दिन के लिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है, यानी कि उसी सेम सेशन के लिए उसको बाहर भगाया जा रहा है, नहीं उसको बोला जा रहा है कि आप एब्सेंट हो जाओ, राइट। आज की मीटिंग से, यानी कि आज के दिन में आप एब्सेंट हो जाओ, आज के दिन में हम आपको नहीं देखेंगे, कल भले ही आ जाना। बट 256 स्पेसिफिकली बताता है कि आप कितने दिन के लिए एब्सेंट होंगे, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। 255 लेसर पनिशमेंट है, क्योंकि वो सिर्फ आज की बात करता है। देखिए, तो चेयरमैन जो होंगे वो क्या करते हैं, ये डायरेक्शन देते हैं एक पर्टिकुलर मेंबर को जिनका बिहेवियर सही नहीं होता है, राइट। तो उनको कहा जाता है कि आप तुरंत जो है वो निकल जाइए, विड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम द काउंसिल, राइट। एंड एनी मेंबर सो ऑर्डर्ड, किसी भी मेंबर को इस प्रकार से ऑर्डर किया जाता है तो उसे तुरंत जो है वो अपने आप को खुद से एब्सेंट करना होता है रिमाइंडर ऑफ द डेज मीटिंग से, यानी कि आज की दिन की जो मीटिंग है तो उससे उसे एब्सेंट करना होता है, यानी कि अब वो जो है वो उस मीटिंग को या फिर उस सेशन को जो है राज्यसभा के वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, राइट। और रूल नंबर 256 जो हमें देखने को मिलता है, तो 256 क्या करता है, इट प्रोवाइड्स फॉर द सस्पेंशन ऑफ मेंबर, वेयर एज रूल 255 प्रोवाइड्स फॉर लेसर पनिशमेंट। तो ये सस्पेंड की बात करता है, राइट। और 255 जो है वो डे के सस्पेंशन की बात कर, मतलब एक्चुअली उसी दिन के सस्पेंशन की बात करता है। और रूल 256 क्या बात करता है कि पार्लियामेंट का सेशन जब एंड होगा तो मैक्सिमम उतने दिन तक, यानी कि जिस दिन सेशन जो है वो खत्म हो रहा है उतने दिन तक एक मेंबर को सस्पेंड करने की बात करता है। तो रूल 256 के अंदर
चेयरमैन क्या कर सकते हैं, उनको अगर लगता है तो वो एक पर्टिकुलर मेंबर को उतने पीरियड के लिए बोल सकते हैं कि आप इतने पीरियड तक एब्सेंट रहिए, राइट। और वो पीरियड जो होना चाहिए वो जितने दिन, जैसे कि लेट्स से कि अभी 5 दिन बाद जो है वो मतलब सेशन जो है वो एंड हो जाएगा, राइट। पार्लियामेंट जो है वो एंड हो जाएगी, सेशन जो है वो इस सीजन का एंड हो जाएगा, जैसे लेट्स से हमें देखने को मिलता है। तो अब वो 5 दिन में सेशन एंड होगा, तो वो 6 दिन की पनिशमेंट नहीं दे सकते या 6 दिन का सस्पेंशन नहीं दे सकते, तो उन्हें मैक्सिमम 5 डेज का ही सस्पेंशन देना होगा, यानी कि जिस दिन आखिरी दिन होगा हाउस का, मैक्सिमम उस दिन तक ही सस्पेंशन जो है वो देना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को, ये एक लिमिटेशन हम लोग को देखने को मिलती है, रूल्स ये वाली चीज जो है वो कहता है। और पार्लियामेंट के एटिकेट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड क्या रूल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। देखो एमपी को क्लियरली ये चीज कही गई है, रूल्स है एमपी के लिए, राइट। देखिए सस्पेंशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये पार्लियामेंट ही करती है, मेनली ये पार्लियामेंट ही करती है, बट स्पीकर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में हमें देखने को मिलता है कि मेनली एक रेजोल्यूशन के थ्रू जो है वो सस्पेंशन जो है वो सामने आता है। बट अगर लोकसभा की बात करें तो स्पीकर अगर डायरेक्टली बोल देते हैं तो उनको उठकर जो है वो जाना रहता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो मेन पावर जो होती है अगर अगर पूछा जाए तो किसके हाथ में, तो वो पार्लियामेंट के हाथ में, क्योंकि पार्लियामेंट उसको रिवोक कर सकती है, हटा सकती है उस डिसीजन को। देखो क्या होता है इसमें, जो कुछ कन्वेंशन चले आते हैं, कैसे कन्वेंशन चले आते हैं, जैसे कि स्पीकर है, राइट। स्पीकर की बात कर लो या राज्यसभा के चेयरमैन की बात कर लो, इन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लेना है, इनको बोलना है कि ये फलाना एमपी है, राइट, इसने दुर्व्यवहार किया, बस उसका नाम लेंगे ये, राइट। तो अब वो उसकी ड्यूटी है कि वो उठ के चले जाए, बट अगर वो नहीं आता है तो फिर वो हाउस जो है वो एक रेजोल्यूशन के थ्रू उसको हटाएंगी, राइट। तो ये वाली चीज इस प्रकार की हमें देखने को मिलती है, राइट। और इवन जैसे स्पीकर ने किसी को कहा, बट हाउस को अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो गलत हो रहा है उसका, तो हाउस जो है वो उसके सस्पेंशन को रिवोक कर सकते हैं एक रेजोल्यूशन के थ्रू। क्लियर, तो ये वाला कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर रखना। स्पीकर कैन डू वन डे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरे पूरे टाइम के लिए उनको उनको बेसिकली एक ऑर्डर दे दिया जाता है कि इतने दिन तक आप ना आए, मतलब इस प्रकार से जो है वो बोल दिया जाता है। फिर अगर वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो अगर नहीं जा रहे तो फिर वो हाउस जो है वो फिर प्रेशर क्रिएट करते हैं एक रेजोल्यूशन के थ्रू, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और रूल्स ऑफ पार्लियामेंट्री एटिकेट्स, तो पार्लियामेंट्री एटिकेट्स के क्या रूल्स है। और हालांकि टेंशन मत लो, जब आप यूपीएससी बैच में हुई ऑलरेडी महक जी, तो जब हम लोग इसको बेसिक से बिल्कुल पढ़ेंगे तो और अच्छे से ये चीज जो है वो आपके समझ में आएगी, क्योंकि इसके अंदर और भी कुछ चीजें, जैसे कुछ फाइन्स वगैरह भी होते हैं, जैसे कि किसी को कहा है कि आप नहीं जो है वो अलाउ किया जा रहा है आपको, तो उसके ऊपर अलग से फाइन्स भी लगते हैं, जो कि इसमें लक्ष्मीकांत में जो है वो बताया हुआ है क्लियरली, तो उस पर हम लोग बात करेंगे अलग से, राइट। तो अभी जो मेन जो टॉपिक है इसका करंट अफेयर्स के अंदर, वो सस्पेंशन ऑफ एमपीज का बेसिक सा टॉपिक है, राइट। तो उस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से। बट स्टैटिक पोर्शन के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से जो है वो पूरी चीज मैं आपको कवर कराऊंगा। तो देखिए इसमें एमपी जो है गाइस, तो इनको कुछ पार्लियामेंट्री एटिकेट जो है वो फॉलो करने होते हैं, राइट। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर लोकसभा की जो रूल बुक है वो स्पेसिफाई करती है कि एमपीज आर नॉट टू इंटरप्ट द स्पीच ऑफ अदर्स, कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई दूसरा एमपी बोल रहे हैं या ऑनरेबल प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, वो कुछ भी चीज अगर मतलब दूसरे लोग जो अगर कुछ हाउस के अंदर कुछ बोल रहे हैं, राइट, तो उनको जो है वो आपको शांत नहीं कराना है। बट ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, राइट। हमें देखने को मिलता है एक बोलता है तो वो दूसरे या तो टेबल बजाने लगते हैं या फिर उसको चिल्लाने लगते हैं, राइट। तो शेर व शायरी हो जाती है कभी कभी, तो स्लोगन बोलने लगते हैं। तो ऐसी चीज हमें देखने को मिलती है, कमेंट्रीज देखने को मिलती है, राइट। इस प्रकार की चीज होती रहती है। एंड न्यूअर फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट लेड टू दीज रूल्स बीइंग अपडेटेड इन 1989। तो कुछ नए प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि हाउस के अंदर ये लोग टेप रिकॉर्डर या कैसेट बजा देते थे, राइट, अपने साथ जो है वो लेकर आते थे और उसको बजा देते थे तेज तरीके से, राइट। और कई बार हमें देखने को होता था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ये फाड़ देते थे खड़े होकर, प्ले कार्ड्स वगैरह जो होते थे उसको दिखाते थे, राइट। और कुछ स्लोगन जो है वो चिल्लाते थे। तो अब से पहली पहली ये सब चीजें स्पेसिफिकली पेंशन नहीं थी, बट देखा कि यार ये सब चीजें भी जो है वो एमपीज कर रहे हैं, तो इसको स्पेसिफिकली रूल बुक के अंदर जो है वो 1989 में मेंशन कर दिया। और राज्यसभा के पास भी सिमिलर रूल्स हम लोग को देखने को मिलता है। टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग स्मूथली, रूल बुक आल्सो गिव सर्टेन सिमिलर पावर टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो ये प्रोसीडिंग जो है वो स्मूथली चले, तो इसलिए रूल बुक जो है वो कुछ पावर जो है वो प्रोवाइड कराता है हाउस के जो चेयरमैन जो होते हैं या स्पीकर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं। तो डिफरेंस क्या है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंसेस जो पावर ऑफ स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बीच में क्या हम लोग को देखने को मिलता है। तो देखिए, लाइक द स्पीकर इन लोकसभा, the chairman of Rajya Sabha is empowered under the rule number 255 of its rule book to direct any member whose conduct is in his opinion grossly disorderly to withdraw immediately from the house.
तो 255 लेसर पनिशमेंट की जो हमें चीज देखने को मिलती है। बट राज्यसभा चेयरमैन डज नॉट हैव द पावर टू सस्पेंड अ मेंबर। जैसा हमने अभी बात कर दी कि राज्यसभा के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि ये जो पार्लियामेंट जो होती है, ये जो है वो फिर फाइनली यानी कि हाउस जो होता है वो फाइनली डिसाइड करता है एक रेजोल्यूशन के माध्यम से, राइट। बट मेनली देखो क्या होता है, कन्वेंशन के थ्रू वाली चीज चली आ रही है कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर किसी को बोल देते हैं, राइट, तो उसकी वो ड्यूटी होती है कि वो उठ के चले आए। बेटा वो अगर नहीं आता तो फिर हाउस है वो एक रेजोल्यूशन के थ्रू जो है ये चीज करती है। इसके बारे में तो अपन ने डिस्कस भी किया है यार, मेरे ख्याल से एक करंट अफेयर्स की क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया था हमने काफी डिटेल में, इन्हीं सब इश्यूज के बारे में। अब देखिए प्रोसीजर क्या क्या होता है जो कि फॉलो किया जाता है राज्यसभा के एमपीज के द्वारा, यानी कि उनको सस्पेंड करने के लिए। तो चेयरमैन जो होते हैं, देखिए वो सिर्फ नाम बोलते हैं, मे नेम अ मेंबर who disregards the authority of chair or abuses the rule of council by persistently and willfully obstructing the business। मतलब कि हाउस को ऑपरेट करने नहीं दे रहा कोई व्यक्ति, राइट, अपनी स्पीचेस के थ्रू या फिर मतलब बिहेवियर वगैरह के थ्रू, राइट। तो प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो नहीं कर पा रही उस व्यक्ति के कारण पार्लियामेंट, राइट, हाउस स्पेसिफिकली राज्यसभा, राइट। तो चेयरमैन जो है वो सिर्फ उसका नाम जो है वो बोलेंगे। एंड इन सच अ सिचुएशन द हाउस में अडॉप्ट अ मोशन, मे अडॉप्ट वर्ड क्यों आए यहां पर, मे अडॉप्ट, क्योंकि अगर वो उसका नाम लेने के बाद वो खुद से नहीं उठ रहे हैं तो हाउस जो होती है वो अडॉप्ट करती है एक मोशन को जिसमें मेंबर को सस्पेंड करती है। क्योंकि लोग जो है वो इस स्टेटमेंट को इन जनरल पढ़ लेते हैं बट वो उसको ये नहीं देखते कि यहां पर लिखा है मे अडॉप्ट, राइट। क्योंकि अगर चेयरमैन ने बोला है एक व्यक्ति को उठकर जाने के लिए, तो वो अगर उठकर नहीं जा रहे तो हाउस जो होती है वो फिर मोशन अडॉप्ट करती है उस पर्टिकुलर मेंबर को सस्पेंड करने के लिए फ्रॉम द सर्विस ऑफ हाउस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। वही सेम चीज की सेशन जितने दिन के लिए चलेगा मैक्सिमम उतने दिन के लिए उसको सस्पेंड किया जाता है। एंड द हाउस मे हाउएवर बाय अनदर मोशन टर्मिनेट द सस्पेंशन। तो हाउस के पास भी पावर होती है इस मोशन को टर्मिनेट करने की, राइट। तो इस तरीके से चीज पढ़ना है। जब आप सेंटेंस पढ़ो ना, उसमें एक वर्ड भी जो होगा ना वो आपकी पूरे मीनिंग को चेंज कर देगा। तो कभी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी में किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस को जनरलाइज तरीके से मत देखो, क्योंकि इस तरीके से स्ट्रिक्टली अगर आप जब ये ऐसी रीडिंग करोगे ना तब वो आपको हेल्प करेगी स्पेशली आपके प्रीलिम्स के अंदर। क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर ये लोग स्टेटमेंट में एक आधी वर्ड को चेंज करके उसका पूरा मीनिंग जो है वो बदल देते हैं और फिर गलती करके आते हो, उसका फिर डिबेट करते हो कि अरे यार ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कैसे गलत कर दिया आंसर की मैं। फिर जो कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं वो बताते हैं कि देखो ये आपने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक के कारण इस आंसर को गलत कर दिया। तो ये सिली मिस्टेक्स होती है। तो इफेक्टिव रीडिंग करो, पूरे पूरे सेंटेंस प्रॉपर तरीके से पढ़ो। चलो, तो एफर्ट्स अभी जो है वो क्या क्या एफर्ट्स, क्या क्या प्रयास जो है वो किए गए हैं। तो चेयरमैन जो राज्यसभा के हमें देखने को मिलते हैं और वाइस प्रेसिडेंट अंसारी जी, राइट, इन्होंने जो है वो अटेम्प्ट किया था ये हाँ, इन्होंने जो है वो अटेम्प्ट किया था कई सारे स्टेप्स, किस चीज को, किस चीज के पर्पस के लिए हम लोग को देखने को मिल रहा था कि हाउस के अंदर एक प्रॉपर ऑर्डर जो है वो लाया जाए। तो 2013 में इन्होंने काफी सारे सोल्यूशन जो है वो सामने लेकर आए कि हाउस का डेकोरम जो है वो मेंटेन रहे। इसमें ये नेमिंग और शेमिंग एमपीज की यहाँ पर बात करी राज्यसभा के बुलेटिन के अंदर, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली कि नेमिंग एंड शेमिंग एमपी की, एमपी का जो है वो नाम लो और सबके एकदम हाउस के बीच में और उसको जो है वो मतलब वो बताओ, मतलब थोड़ा सा बेइज्जत करो कि देखो किस तरीके का तुमने बिहेवियर किया इस प्रकार से। क्या खड़े होकर अपने कपड़े वपड़े उतारना ठीक है? क्योंकि बीच में ऐसा भी हुआ है, इन लोग क्या करते हैं कि कपड़े वपड़े उतार के प्रोटेस्ट में जो है वो खड़े हो जाते हैं, मतलब शर्ट अपना कुर्ता वगैरह जो है उतार के खड़े हो गए, राइट। तो वो वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो वो ये पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा होता है इस प्रकार के प्रोटेस्ट। तो और सेम इंडिया के अंदर भी टेबल कुर्सी को तोड़ रहे हैं, एक दूसरे को फेंक रहे हैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं और पूरी दुनिया भर में ऐसी चीजें जो है वो होती रहती हैं। सिर्फ इंडिया का ही ऐसा केस नहीं, ये मत सोचना कि सिर्फ इंडिया नहीं है, हम लोग ऐसे हैं ऐसा करते हैं, बट थोड़े हाई लेवल पर हम लोग करने लगते हैं कई बार, राइट। तो दोज नेम्ड वर टू इंक्लूड मेंबर्स हु केम इनटू द वेल। देखो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा की आपने लाइव टेलीकास्ट जो है वो देखी होगी। तो बीच में कुछ मेंबर्स जो है वहां पर बैठे रहते हैं, राइट, जो पूरी चीज को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। कुछ एग्जीक्यूटिव हम लोग को देखने को मिलते हैं बीच में जो है वो बैठे रहते हैं, यानी कि चेयरमैन के नीचे वाली जगह पर हम लोग को देखने को मिलता है कि बैठे रहते हैं। और वेल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो आपने देखा होगा एक कर्व आकार का हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर स्पीकर या चेयरमैन बैठते हैं तो एक कर्व आकार होता है, हाफ सी वाला हम लोग को देखने को मिलता है। आपने देखा होगा, राइट, टीवी पे हाफ सी या सी आप बोलो, हाफ सी नहीं, सॉरी, सी आप बोलो, सी आकार का हम लोग को देखने को मिलता है, वो कर्व आकार का। तो उस वहां पर अगर कोई आ जा रहा है, राइट, अननेसेसरली और कियोस क्रिएट कर रहा है तो उसका जो है वो नाम लिया जाएगा, राइट, और उसका नाम लेकर जो है उसको सस्पेंड किया जाएगा। तो ये चीज आपको बताई जा रही है। एंड कह रहे हैं कि ऐसी जो टेलीकास्ट है वो पब्लिक को मत दिखाओ यार। वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियस बात है कि पब्लिक ट्रस्ट करती है,
पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, तो उनका ट्रस्ट टूटने लगेगा कि देखो यार ये तो कॉमन मैन की तरह ही काम कर रहे हैं, हमने सोचा था कि ये हमारे लीडर हैं बट ये तो हम में से एक ही निकले, राइट, कि नेबर के साथ जो है वो लड़ाई हो रही है, गाली गलौज हो रही है, तो ये तो हमारे जैसे ही निकले, हम में और इनमें क्या डिफरेंस है, तो काय के लीडर है ये। तो पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो ना टूटे इस सिस्टम से, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रोसीडिंग वगैरह जो इस प्रकार की होती है ना, तो ये मत दिखाओ, ये ठीक नहीं होगा दिखाना। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर कही है इन्होंने। और बाकी आगे की बात करते हैं कि हाउ कैन सस्पेंशन ऑफ एमपी बी जस्टिफाइड, isn't this an extreme step to take in order to curb the unruly behavior? बताइए जरा, सांसदों के निलंबन को किस प्रकार उचित ठहराया जा सकता है? क्या यह अनियंत्रित व्यवहार को रोकने हेतु उठाया गया एक चरम कदम नहीं है? क्या सस्पेंशन जो है वो कह रहे हैं कि ये एक एक्सट्रीम स्टेप नहीं है? क्या आपको क्या लगता है, एक्सट्रीम स्टेप है या नहीं है? नहीं है, होना चाहिए, और एक्सट्रीम स्टेप जो है वो होने चाहिए, राइट। तो ये बिल्कुल नहीं है, मतलब इस प्रकार, क्योंकि देखो सस्पेंड नहीं, मैं तो बोलता हूँ मेंबरशिप हटा दो, उनकी मेंबरशिप को एंड कर दो, राइट, तब जाकर समझ में आएगा कि इनको थोड़ा सा रूल बुक के अकॉर्डिंग चलना है, राइट। जैसे कि आप हैं, आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं, आप एक डिसिप्लिन तरीके से जो वो ऑपरेट करते हैं चीजों को, सिस्टम को एक कोड के थ्रू जो है वो फॉलो करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, बट एमपीज के लिए नहीं है ये कोड ऑफ कंडक्ट, है भी है तो उसको वो फॉलो नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से, राइट। So there can be no question that the enforcement of the supreme authority of presiding officer is essential for a smooth conduct of proceeding. तो ऑब्वियस ही बात है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को तो ये स्टेप जो है वो लेना जरूरी है अगर उसको हाउस के अंदर डिकोरम मेंटेन करना है तो, और जो उसका कार्य, मेन कार्य हम लोग को देखने को मिलता है। हाउएवर अ बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक, it must be remembered that the job of presiding officer is to run the house, not to lord over it. Yes, it is very important कि ये चीज भी ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर पावर दी जा रही है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, तो वो इतनी ज्यादा पावर ना हो कि वो उस पर, एग्जैक्टली, दे आर नॉट ऑफिसर्स लाइक अस बट एंड नॉट स्पेशलिस्ट, यस एग्जैक्टली, राइट। बट फिर भी जैसे कि वो लीडर तो है ना, तो हमारी कंट्री के अंदर ऐसे लीडर्स चाहिए जो कि उनके अंदर एक जो होता है ना पर्सनालिटी, तो ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए यार कि जो लीडर बनने टाइप की हो, राइट, कि जो एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करे, एक डिसिप्लिन को फॉलो करे, तो वो होता है एक पर्टिकुलर लीडर, राइट। सो एनीवेज, जो हमारे नेशनलिस्ट हुआ करते थे, राइट, तो वो कितने बेहतर बेहतर तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते थे, हर तरीके से, राइट, कितनी साधारण तरीके से, अगर वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो कितने साधारण तरीके से जो वो कर रहे हैं, बट यहाँ पर तो बैंड बजी पड़ी हुई है। चलो एनीवेज, आगे की बात करना है। हाउ ऑफन हैव डिसरप्शंस लेड टू द सस्पेंशन ऑफ एमपी, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि पहली बार 1963 में जो है वो लाया गया था, राइट, और कुछ लोकसभा एमपीज, राइट, फर्स्ट इंटरप्टेड ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक्चुअली हुआ क्या था, एक जॉइंट मतलब जॉइंट सिटिंग हम लोग को देखने को मिल रही थी हाउस की, तो उसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो स्पीच अपनी दे रहे थे, तो कुछ लोग जो है वो उठकर चले गए, एक तो उनको इंटरप्ट किया ऑनरेबल प्रेसिडेंट को और उठकर चले गए, तो उन मेंबर्स को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था, राइट, जिन्होंने ये चीज करी थी कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट की स्पीच में इंटरप्शन डाला और वहां से उठ के चले गए, राइट। एंड लोकसभा ने फिर इन एमपीज को जो है वो किया, मतलब कि फटकार जो है वो लगाई, और 1989 में 63 एमपी जो है उनको सस्पेंड किया गया लोकसभा से, राइट, एक ठाकर कमीशन की रिपोर्ट के डिस्कशन के आधार पर। एंड अभी रिसेंटली 2010 में 7 एमपी जो है उनको सस्पेंड किया गया राज्यसभा से। इन्होंने क्या किया था कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है वो फाड़ दिया था एक मिनिस्टर से लेकर, और सिंस उसके बाद से एमपी जो है वो स्लोगन्स यूज करते हैं, इवन पेपर स्प्रे भी यूज किया जा चुका है, प्ले कार्ड तो रेगुलर बेसिस पर डिस्प्ले जो है वो किए जाते थे। ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। तो ये था पूरा वाला टॉपिक, पूरी चीज क्लियर है, आगे बढ़े। आज के टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग की अगर हम लोग बात करें तो उतना मेन मतलब वो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट है, बहुत शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग रखनी है, बट लेंदी है आज के आर्टिकल्स, थोड़े दो आर्टिकल्स तो बहुत ज्यादा लेंदी आज के दिखे। सर, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 1989 रूल बुक हैज मेड टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, देन व्हाई एक्सट्रीम नॉइज हैपन इन एवरी हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा? द सेम द सेम आंसर इज लाइक कि कानून तो बने हुए हैं बट उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो रूल बुक्स तो है बट उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, तो इंप्लीमेंटेशन इज द मेन रीजन, राइट, कि आप उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, राइट। चलिए, अब अफगानिस्तान के अंदर ट्रैफिकिंग की हम लोग बात करें तो आप लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान का, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आज कम है नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर है। चलिए,
देखिए, आपको बताइए कि तालिबान की मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। बताओ जरा, ड्रग्स इसकी मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू हम लोग को देखने को मिलती है, और अफगानिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होने के बाद टोटली ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? ड्रग्स के ऊपर, राइट? स्मगलिंग के ऊपर, राइट? ओपीएम की बात करें, ओपीएम मतलब क्या होता है? अफीम, अफीम की बात करें, है ना? अफीम कल्टीवेशन, कल ही हमने इसके बारे में द हिंदू के आर्टिकल में डिस्कस किया था। तो लेटेस्ट वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की जो हमें देखने को मिल रही है, इसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर 37% इंक्रीज हो रहा है, मतलब यानी कि जो जो इलिसिट कल्टीवेशन, जो इलीगल कल्टीवेशन, जो ओपीएम पॉपी का जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसका जो कल्टीवेशन जो है, उसकी जमीन कल्टीवेट होने वाली जमीन जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, राइट? और कंट्री के अंदर 85% पूरी दुनिया भर में जितना भी ओपीएम का प्रोडक्शन होता है, उसका 85% यहीं पर ही देखने को मिलता है, अफीम के प्रोडक्शन का, राइट? साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है कि हमें देखने को मिला कि काफी अफगान की स्पेशलिस्ट यूनिट जो हम लोग को देखने को मिलती है, उन्होंने काफी सालों तक काफी मेहनत जो है वो करी इस प्रकार की इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, बट बावजूद उसके हम लोग को देखने को मिलता है कि जो ड्रग सीजर्स हैं और अरेस्ट जो हैं, उसका मिनिमल इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिला ओपीएम पॉपी कल्टीवेशन, यानी कि जब अफगान गवर्नमेंट थी तब उनकी भी, उन्होंने भी काफी जो है वो एफर्ट्स डाले, प्रयास किए कि अफगानिस्तान के अंदर इस प्रकार से ड्रग्स की स्मगलिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, या प्रोडक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए मेनली, राइट? बट फिर भी उसका कोई फायदा जो है वो नहीं निकला, राइट? इवन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो मेटा मेटा मीटा मीटा फिटेमाइन, फिटेमाइन, तो अजीब से इसका प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा, मेथे मेफेटामाइन, ठीक है? तो ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात कर रहे हैं कोकीन की, कोकीन का ये कंटेंट हम लोग को शायद देखने को मिलता है, शायद, आई एम नॉट कंफर्म, बट अगर आपको कंफर्म है तो बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोकेन का वो है मेन जो कंटेंट जो कोकेन में डलता है, राइट? तो ये कह रहे हैं कि मेजर सोर्स ऑफ ये वाली चीज भी जो है बनता जा रहा है। और वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 में ये चीज जो है वो पाई गई है कि अराउंड 275 मिलियन लोग जो हैं उन्होंने पूरे दुनिया भर में पिछले साल जो है वो ड्रग्स का उपयोग किया, और 36 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो है वो ड्रग यूज डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, यानी किसी भी प्रकार से जो नशीली दवाई जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसके वो आदी हो गए और वेरियस डिसऑर्डर जो है वो फेस कर रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर स्पेशली, जिसमें सबसे ज्यादा होता है ये, राइट? और इसके अलावा हम लोग को देखने को कैनबिस, गांजा वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? भांग वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, देखिए गांजा हो गया, भांग हो गया, चरस हो गई, ये तीनों चीजें एक ही हैं, राइट? एक ही प्रोडक्ट की हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? और तो ये भी ज्यादातर कंट्री से हम लोग को नजर आ रही है कि पेंडेमिक के समय पर बहुत सारे यूज जो है वो उसका बढ़ा है। इवन नॉन मेडिकल यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, लोग काफी सारे लोग नशे के तौर पर, वो दवाई नहीं होती क्रोसिन की दवाई, वो पीते हैं नशे के लिए, काफी सारे लोग सस्ता नशा, सस्ता नशा आप बोलो या जो भी बोलो यार, आदी हो गए लोग, क्रोसिन की दवाई पीते हैं यार, जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर, उसको सूंघते हैं रुमाल में डालकर, तो ये सब जो है वो नशे हो रहे हैं आज की डेट में। ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है, और इंडिया के अंदर भी ऐसे केसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा, राइट? तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। आयोडेक्स, हाँ, आयोडेक्स के भी नशे होते हैं, जो वो सॉल्यूशन होता है ना, उसको बड़े स्टाइल में बोलते हैं सिलोचन, जो उसमें टायर ट्यूब को चिपकाने के लिए होता है, जो सॉल्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है, सिलोचन, जिसे इन लोग सिलोचन बोलते हैं, सिलोचन बोलते हैं बट वो होता है सोल्यूशन, राइट? सिलोचन बोलते हैं कि साहब सिलोचन के नशे कर लो, तो ऐसे करके बोलते हैं, आओ खान नशे कर लो, तो ऐसे करके ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, आओ खान नई नई बोतल खरीदी है, आओ ले लो थोड़ा सा, क्या बताएं, ऐसा तो चल रहा है भाई। क्लोरोफॉर्म, यस, क्लोरोफॉर्म के भी नशे, क्लोरोफॉर्म तो से तो बेहोश हो जाएगा यार, प्रीति जी क्या बात कर रहे हो, क्लोरोफॉर्म में तो बेहोश हो जाएगा वो, उसके भी नशे होते हैं क्या क्लोरोफॉर्म के? आई डोंट थिंक, क्लोरोफॉर्म को मैंने नहीं सुना। पेट्रोल का मैंने सुना है, पेट्रोल को भी सूंघ के लोग नशे करते हैं, राइट? बट इसका भी है, क्लोरोफॉर्म से भी होते हैं क्या? बूट पुलिस, पता नहीं क्या क्या चीज है, आजकल बहुत नशे हो रहे हैं भैया। और आप लोग को इतना नशे के बारे में जानकारी वैसे होनी चाहिए आपको, तो ऑब्वियस ही बात है कि यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपीएस, आईएएस, तो पता होना चाहिए। बूट, अच्छा बूट पॉलिश, अच्छा ये ऑटो करेक्ट हो गया, बूट पुलिस मैंने कहा बूट पुलिस कौन सी भाई, इसकी ये भी कोई नशे करवाती है क्या, क्या है ये? तो बूट पॉलिश, हाँ एग्जैक्टली, शू पॉलिश जो हम लोग को देखने को मिलती है उसके भी करते हैं। अरे सॉरी वॉरी मत लिखा करो यार, आप लोग ऑफिसर्स हो आने वाले समय के।
चलो, लेटेस्ट ग्लोबल एस्टीमेट का कहना यह है कि 5.5% ऑफ द पॉपुलेशन बिटवीन 15 एंड 64 इयर्स हैव यूज्ड ड्रग एटलीस्ट वंस इन पास्ट ईयर। पिछले एक साल में 15 से 64 साल की उम्र की जो जनता हम लोग को देखने को मिलती है, उनमें से 5.5% जनता जो है उन्होंने ड्रग्स का सेवन जो है वो पिछले एक साल में किया है, राइट, यानी कि युवा। एंड ओवर 11 मिलियन पीपल, पूरे दुनिया भर में 11 मिलियन से भी ज्यादा लोग, राइट, तो इन्होंने इंजेक्ट किया है ड्रग्स को, और आधे से ज्यादा को हेपेटाइटिस सी की शिकायत है। और ओपियोइड्स जो है हमें देखने को मिलता है कि वो लार्जेस्ट बर्डन बनता जा रहा है। ये हमें पता है ओपियोइड्स के बारे में, तो ये तो सबसे बड़ा बर्डन जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। ओपियोइड ओपियोइड यही होता है ना मेरे ख्याल से, गांजा वगैरह। तो ये सब चीजें जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये डिजीज लिंक टू ड्रग अब्यूज का सबसे बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से ओपियोइड्स यानी कि चरस होगा, ये चरस हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसको सुखा दिया जाता है। चलो, एनीवेज, Indian government has taken several policy and other initiative to deal with drug trafficking। देखिए क्या है कि कहते तो ऐसा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफी सारी पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स जो है वो लेकर आ रही हैं, बट आई डोंट थिंक कि इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे कि इस पर मैं पहले भी खुलेआम जो है वो बात कर चुका हूं कि मुझे खुद को पता था अभी एग्जैक्टली करंट तो नहीं है, बट मैं पहले की बात करूं 10 साल पहले, तो मुझे खुद को पता था कि कहां पर किस जगह पर गांजा मिल रहा है मेरी सिटी में, राइट, कहां पर किस जगह पर और कौन कौन सप्लायर है, कौन कौन सी चीजें करता है। मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 10 या 12 15 साल पुरानी बात, मुझे खुद को पता था पर्सनली। और इवन मेरे दोस्त को तो आज भी पता होगा कि वो कुछ लोग हैं जो करते हैं, है ना। तो जब कॉमन मैन को पता है तो अथॉरिटीज को कैसे नहीं पता। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटीज साथ दे ही रही है, राइट। अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज इन्वॉल्व है, तो स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। आईपीएस ऑफिसर्स जो है उनको स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता है कि उनकी सिटी के अंदर, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता है कि उनकी सिटी के अंदर पुलिस को, या कॉमन मैन को अड्डे पता है, भाई कॉमन मैन ढूंढ लेता है इस प्रकार की लीगल चीज कहां से मिल रही है, तो पुलिस कैसे नहीं ढूंढ सकती। इस बात पे तो मैं बिल्कुल ही एग्री नहीं करूंगा किसी भी कीमत पे, राइट। कॉमन मैन को पता है तो पुलिस को तो सबसे पहले पता होना चाहिए यार, कॉमन मैन से पहले पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा रहा है इन सब चीजों को, तो इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ग्राउंड लेवल पर इसको आपने रोक दिया, इनके अड्डे रोक दिए, डिमांड ही बंद कर दी, सॉरी सप्लाई बंद कर दी, तो लोग जो है वो तड़पते रहेंगे, ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा, कुछ समय के बाद छूट जाएगा सब कुछ। तो आप सप्लाई बंद करो, जब आपको पता है कि ड्रग हम लोग को एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उसके सप्लाई को शट डाउन करो, कि लोगों तक पहुंचने ही मत दो ये सब चीजें। चलो, तो नशा मुक्त भारत अभियान हमारा चल रहा है, ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन हम लोग को देखने को मिल रहा है, 2020 में लाया गया था, राइट, इंडिया को ड्रग फ्री बनाने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने शुरुआत करी नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन की 2018 से 25 के पीरियड के लिए। सरकार जो है वो 2016 में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर भी जो है वो लेकर आई, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ सरकार ने नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज भी जो है वो शुरू किया, एक फंड जो है वो शुरू किया ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करने के पर्पस के लिए, कि जितने भी खर्चे होते हैं, राइट, इससे रिलेटेड, नार्कोटिक्स ड्रग से रिलेटेड, जैसे रिहेबिलिटेटिंग एडिक्ट्स, यानी कि जो लोग एडिक्टेड होते हैं, राइट, तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, राइट, जैसे कि काफी सारे हम लोग को देखने को मिलता है नशा मुक्त केंद्र वगैरह जो है, तो वहां पर भी खर्चा होता है, तो इस फंड से निकालकर खर्चा जो है वो एलोकेट किया जाए। तो ये चीज है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा चीज समझ में आ गई होगी। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इस टॉपिक को पढ़ाना है क्या, नासा परसिवरेंस रोवर, कि सबको पता है ना इस टॉपिक के बारे में? कोई एक ऐसा है हमारे साथ जुड़ा है जिसको नहीं पता है परसिवरेंस रोवर के बारे में? आई थिंक तो सबको तो अब रट चुका होगा। 2020 अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि अभी इसकी जो इंज्यूनिटी है, क्या है ये इंज्यूनिटी, कोई बता। यार गाइस, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बहुत देर हो गई, किसी का रिप्लाई नहीं आया। हाँ, ओके ओके, नाउ नाउ रिप्लाई आया। बताइए करो, बीच में कभी लगता है कि अरे यार मैं बोलता जा रहा हूँ, पता लगे फिर से जो है वो रिकनेक्ट करना पड़े। चलो, नासा का जो परसिवरेंस रोवर जो है गाइस, मतलब यहां से हम लोग को देखने को मिला कि एक वीडियो आया, 13वीं बार जो है वो उड़ान भरी किसने, इनजेन्युइटी ने। तो ये हेलीकॉप्टर हम लोग को, मार्स का हेलीकॉप्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो उसकी फोटोज वगैरह, वीडियोज वगैरह सामने आई है। तो परसिवरेंस रोवर के बारे में आप लोग जानती हैं कि क्या है ये, मार्स में इसको भेजा गया, राइट। और मॉक्सी के बारे में भी आपको पता है कि मार्स में ही खुद से ही ऑक्सीजन जो है वो तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, राइट। इसरो का उपयोग करते हुए, इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन का उपयोग करते हुए, यानी कि वहीं पर ही ऑक्सीजन को जनरेट किया जा रहा है। पहली बार मार्स पे हेलीकॉप्टर उड़ाया गया, इंजेन्युइटी, ठीक है। वहां से रॉक्स वगैरह ये लेकर आएंगे धरती पर, उसकी स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे।
इसके ऑब्जेक्टिव्स भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि वहां से डस्ट लेकर आएंगे और रॉक्स लेकर आएंगे, स्टडी करेंगे, हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, आने वाले समय में मैंड मिशन जो जाएगा मार्स पर, यानी कि ह्यूमन जाएगा, राइट। तो उसके लिए हेल्प जो है वो की जा रही है, उसके लिए व्यवस्था जो है वो की जा रही है अभी से, जैसे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, राइट। तो उसकी टेस्टिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। मार्स को क्यों चुना गया, एक तो हमारे वो काफी ज्यादा नजदीक है, और इवन उसको स्टडी करके हम लोग को पता लग सकेगा कि हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है, राइट, धरती का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो ये चीज है। इस पर बहुत सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी, क्योंकि वहां पर काफी सारे लिक्विड्स हम लोग को देखने को मिलते थे कि अवेलेबल थे, राइट। फ्लोइंग वाटर यहाँ पर लिखा है, इसकी जगह रिवर होना चाहिए। अब रिवर जो है वो किसकी है, पानी की है या किसकी है, तो उस पर भी रिसर्च जो है वो चल रही है। जब एक स्टूडेंट यूपीएससी एस्पिरेंट होता है तब उसमें बहुत जोश होता है, लाइक बहुत सुधार करेंगे, एंड आईएएस आईपीएस बनने के बाद क्या रूल्स में बंध जाते हैं या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। राजवीर जी देखिए, होता क्या है कि रूल्स की तो इश्यूज होते ही हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेटिव आप पढ़ ही रहे हो, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में हम लोग को एक कनेक्शन देखने को मिलता है, राइट। तो वो भी एक बैरियर का रोल जो है वो प्ले करता है आईएएस आईपीएस की। और दूसरा फिर उनके पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं, काफी सारे लोग टूटते नहीं, काफी सारे लोग टूट जाते हैं, काफी सारे लोग की डिजायर बढ़ जाती है वहां बैठने की, पावर का जो जलवा जब वो फेस करते हैं भाई, क्योंकि सामने से एक व्यक्ति 100 करोड़ की पेटी लेकर आएगा, वो आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर। आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप उसके गुलाम बने रहोगे, वो आपको डंडा दिखाएगा, आपको जाना पड़ेगा। बोलते ना कुत्ते, उसके आप कुत्ते बने रहोगे। तो वो डिसाइड करना है आपको कि कुत्ता बनना है या नहीं बनना है सामने। क्योंकि देखो, एक बार एक व्यक्ति आपको जो पैसे देगा ना, तो वो आपको जिंदगी भर जो है वो आपको अपना गुलाम जो है वो बना लेगा, राइट। उससे आपको बचना जरूरी है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको बचना है या नहीं बचना। तो इसमें तो मैं इंडिविजुअल रोल की बात करूंगा। इसमें कोई करते हैं लोग, सुधार कैसे कर रहे हैं, सुधार हो रहा है ना हमारी कंट्री में। काफी सारे ऑफिसर्स हैं जो स्ट्रिक्ट है, कड़क है, राइट, उनका ट्रांसफर हो जाता है। वो अगर रेडी है ये सब चीज सहने के लिए तो क्यों ना करें, वो कर सकते हैं। बट जहां सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, अब एक मैं आपको बताता हूँ कि बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही मतलब डॉन कहूंगा मैं, भोपाल के डॉन जो थे, उन्होंने मेरी जेब में 1 लाख रुपए रख दिए थे, जनरली ऐसे ही सिंपल से। ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं, 15 एक साल पुरानी, राइट। तो उन्होंने 1 लाख रुपए उठाकर मेरी जेब में जो है वो डाल दिया था। बोलता कि यार रख ले रख ले। मैंने निकाल कर उनकी कार में जो है वो रख दिया उस पैसे को। वो ले ही नहीं रहते, हाथ में नहीं रहते, मैंने उनके डैशबोर्ड पे डाल दिया कि मैंने कहा भैया देखो मैं नहीं लूंगा यार, मैं जरूरत नहीं है मुझे, कोई कोई जब जरूरत पड़ेगी तो आपसे बोल दूंगा मैं, अभी मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि वो दिन अगर मैं उसके 1 लाख रुपए ले लेता तो वो बंदा मुझे रूल करना शुरू कर देता, उसके लिए मुझे सब काम करना होता। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, आप किसी से कुछ चीज लोगे तो आपको आगे की सोचनी पड़ेगी। तो उस समय मेरा जो डिसीजन था वो यही था कि यार मैंने अगर इसके 1 लाख रुपए आज ले लिया, उस समय 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी यार, और अभी भी है वैसे तो अपने लिए बहुत बड़ी रकम है ये। वो बंदा जनरली बस मुझे दे रहा था दोस्ती यारी के तौर पर कि यार रख ले, बस उड़ाना खर्च करना, जो भी खर्चे निकाल लेना। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा नहीं बॉस, चाहिए नहीं अपन को, मैंने जब जरूरत पड़ेगी तो आपसे बोल दूंगा। एक मतलब उस तरीके से मैंने बोला आपको। नहीं नहीं महक जी, क्या होता है, मैं जनरल लोग की बात नहीं कर रहा, मैं डॉन की बात कर रहा हूँ। वो डॉन था भोपाल का, और है भी, अभी भी है, बहुत खतरनाक तरीके से उसकी चलती है, राइट। और वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किससे पैसे लेना है या नहीं लेना है, राइट। क्योंकि आपने अगर सामने वाले से पैसे ले लिए तो फिर आप गए। वो आपको बोलेगा कि भाई उठाकर चाय का कप लेकर आओ, तो आपको आना पड़ेगा, राइट। आप मना नहीं करोगे। वो आपको बोलेगा रात में 2 बजे की चला इधर चलना है कहीं पे, आपको जाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये जो डॉन बने फिर रहे होते हैं, राइट, तो इन लोग अपने चेले बनाते हैं इस तरीके से पैसे देकर। तो आपने देखा होगा काफी, एक डॉन के आजू बाजू बहुत सारे चिरकुट लोग घूम रहे होते हैं, राइट, चेले चपाटे घूम रहे होते हैं। क्यों भाई, उनको वो पैसा देता रहता है रेगुलर बेसिस पर, राइट। तो इसलिए वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। अब पैसा दे दिया मतलब उसको वो जो बोलेगा उसे वो करना पड़ेगा, और ऐसी लोगों की वो होती है। यार ऋषिका जी, मैं तो ऐसे क्या, उससे भी गए बीते लोगों के साथ रहता था। मैं आपको क्या बताऊं, मेरा जो पास था ना वो बहुत ही अजीब था। मैंने जो 360 डिग्री मारा है ना अपने पूरी लाइफ में, वो नचाएगा, एक बार लिया तो नचाएगा। चलिए आइए आगे की बात करते हैं। पॉलिटिशियन, मैं आपको खुद बता रहा हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तब उस समय बहुत सारे लोगों से पाला पड़ा था, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। तो कहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट जगह पर मेरा आने जाना रहता था, तो इसलिए भी उसने मेरी जेब में जो है पैसे थमाए थे। और दूसरी बात क्या रहता है कि मैं थोड़ा सा जैसे लड़ाई झगड़े में आगे था पहले के पीरियड में, कि कभी भी कुछ करना है तो फोड़ दो ले जाओ। तो उसने उस चीज को मेरी नोटिस कर लिया कि गुस्से वाला था मैं, लड़ाई झगड़े में आगे था, तो उसने सोचा कि यार इसको अपन यूज करेंगे तो 1 लाख रुपए दे देते हैं।
मैंने एक्सेप्ट नहीं की, मुझे पता है कि मैंने कहा भाई मैं इंडिपेंडेंट इंसान हूं, मैं किसी, मुझे कोई रूल नहीं कर सकता, कोई रूल करेगा तो उसको मैं तोड़ दूंगा। चलिए आगे की बात करते हैं। इंटरनेट थ्रू लियो सैटेलाइट, एलईओ सैटेलाइट क्या है? एलईओ का मतलब क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। तो वन वेब जो हम लोग को देखने को मिल रही है, वन वेब वेब इज कंसिडरिंग ऑप्शन टू रिमूव वन ऑफ इट्स ब्रॉडबैंड सैटेलाइट। एक्चुअली क्या हुआ था कि पिछले साल जो है वो इनकी कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह में इशू आया था, तो इसलिए अभी ये विचार कर रहे हैं कि ये अपनी सैटेलाइट को एक हटा देंगे, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में आया था। बट मेनली हम लोग को ये एलईओ सैटेलाइट्स के बारे में जानना है कि इंटरनेट इन सैटेलाइट्स के माध्यम से कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सो फार अभी तक वन वेब जो है ये 358 सैटेलाइट्स इसने लॉन्च करी है, और 11 लॉन्चेस में 358 सैटेलाइट्स इसने लगाई है 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर, राइट, यानी कि ऑर्बिट पर, हमारी धरती से, राइट। और वन वेब जो है हैज अ पार्टनरशिप formed earlier this year with debris removal startup एस्ट्रोस्केल अंडर यूरोपियन स्पेस एजेंसी सनराइज प्रोग्राम। तो वन वेब जो है वो पार्टनरशिप भी करी है वन वेब ने, राइट। तो इसी चीज की, यानी कि डेब्रिस को रिमूव करने की एक स्टार्टअप प्रोग्राम है। डेब्रिस, डेब्रिस समझते हो, मलबा, जैसे कि जो स्पेस पर जो मलबा हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो सैटेलाइट आपस में कई बार टकरा जाती हैं, या फिर हम लोग जो है आज की डेट में इवन सैटेलाइट्स को अटैक करने के लिए भी आज की डेट में नई नई टेक्नोलॉजीज हम लोग को देखने को मिल रही है। जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी का नाम बताइए आप, जो सैटेलाइट को अटैक करने की हम लोग को देखने को मिलती है, क्या नाम है उसका? काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है हमारी वो। हमने इसकी जो है वो सक्सेसफुल टेस्टिंग भी मेरे ख्याल से 2 साल पहले करी है, 2 या 2.5 साल पहले हमने ये सैटेलाइट्स को अटैक करने के लिए, याद आ रहा है आपको? शक्ति, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति जो है हमारी, वो सैटेलाइट को अटैक करने के लिए हम लोग को देखने को मिल रही, नहीं एंटी बैलास्टिक, बैलास्टिक इज समथिंग एल्स, बैलास्टिक कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट के बीच में हम लोग को देखने को मिलती है, ये सैटेलाइट वाली है शक्ति, शक्ति मिसाइल, या मिशन शक्ति, शक्ति याद आ रहा है, मिसाइल नहीं कहेंगे, मिशन शक्ति ही उसको कहेंगे, राइट। शक्ति मिशन जो कि इसको अटैक करने के लिए, सैटेलाइट को अटैक कर सक्सेसफुली हमने अटैक भी करके किया था, और ये पूरे दुनिया भर में बहुत ही कम कंट्रीज के पास हम लोग को देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग चाइना ऑल्सो, राइट, ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। तो इसमें आप जब अटैक करते हो किसी सैटेलाइट को, तो ऑब्वियस ही बात है कि स्पेस पे ये घूमती रहेंगी, राइट, इसके टुकड़े जो है वो घूमते रहेंगे, जब इसके टुकड़े घूमते रहेंगे तो ये किसी ना किसी दूसरे से टकराएंगे, फिर उसको डैमेज करेंगे, फिर उसके टुकड़े घूमते रहेंगे, तो ऐसे करके मलबा जो है वो क्रिएट होता है। और कई बार जैसे सैटेलाइट की लाइफ जो है वो खत्म हो गई, एंड हो गई, अब वो और ज्यादा ऑपरेट नहीं कर रही है, कुछ खराब हो गई है, राइट, तो उसको वापस पकड़ के नीचे तो लाया नहीं जा रहा, राइट, अभी तक। बट अब ये स्टार्टअप लेकर आए जिसमें उन सब मलबे को जो है वो पकड़ के, यानी कि उन कचरों को नीचे जो है वो लेकर आएंगे, राइट, यानी कि उसको वहां से हटाएंगे, उसको क्लीन करेंगे, कुल मिलाकर ये वाली बात यहाँ पर कही जा रही है। तो वन वेब लियो इंटरनेट प्रोग्राम है क्या? तो वन वेब एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कम्युनिकेशन और ऑपरेटर हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ये लो अर्थ सैटेलाइट का उपयोग कर रहे हैं किस चीज के लिए? कि यूके, अलास्का, नदर्न यूरोप, ग्रीनलैंड, आर्कटिक सी और कनाडा। अच्छा, इन्हीं कंट्रीज को क्यों चुना गया? इन्हीं कंट्रीज को क्यों चुना गया है बताइए? इन्हीं कंट्रीज को क्यों चुना गया है? ये अपने प्रोग्राम को 5 to 50 भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 50 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर वाली जितनी भी रीजन्स है, स्पेशली ये सब जो कंट्रीज आपको जो दिखाई दे रही हैं, ये 50 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रही हैं, राइट। तो यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जोग्राफिकली इनकी लोकेशन हम लोग को नजर आई थी, इसलिए इन कंट्रीज को जो है वो चुना है इन लोगों ने, राइट। और इन कंट्री को जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी सैटेलाइट के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। इसके काफी सारे फायदे हैं सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के। और इवन आपने जैसे पढ़ा है कि जैसे कि लो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है, तो उससे फायदे क्या होता है लो अर्थ ऑर्बिट के? तो देखो, ये सब जो सैटेलाइट होती हैं तो धरती के काफी नजदीक होती हैं एज कंपेयर टू दो सैटेलाइट्स, जो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें हम लोग, जो 36,000 किलोमीटर के अप्रोक्स हम लोग को देखने को मिलती है, ये क्या होती है 500 से 2,000 किलोमीटर के ऊपर ही होती है। तो अब ये मतलब पास में ही है, राइट, यानी कि धरती से के नजदीक है, तो और अच्छी और बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड कराएंगी। बट इसके खतरे भी हैं, क्योंकि लो अर्थ और ऑर्बिट की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर और भी काफी सारी मेजर सैटेलाइट्स प्लेस्ड है, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ भी टकरा सकती है, और टकरा कर अगेन स्पेस जंग क्रिएट करेंगे। स्पेस जंग ये टर्म आपने सुना होगा, पहले हमने इसके बारे में चर्चा करी हुई है, पढ़ा हुआ है, स्पेस जंग। तो ये मलबा जो होता है स्पेस में, वो इसी के कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि जो कि क्रिएट होता है, राइट। तो ये चीज है कि पास होने के कारण जो है ये लो अर्थ सैटेलाइट ऑर्बिट जो है
वो काफी नजदीक यानी कि धरती के काफी नजदीक ऑर्बिट करेगी, गोल गोल घूमेगी, पास से काफी धरती के, राइट। तो ये स्ट्रॉन्गर सिग्नल और फास्टर स्पीड जो है वो प्रोवाइड कराएगी एज कम्पेयर टू स्टेशनरी सैटेलाइट से जो कनेक्शन हम लोग को मिलता है, राइट। बिकॉज सिग्नल्स ट्रेवल फास्टर थ्रू स्पेस देन थ्रू फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। तो जो आप ब्रॉडबैंड के थ्रू ब्रॉडबैंड जो आप लगाते हो, तो कह रहे हैं कि फाइबर ऑप्टिकल केबल में जो सिग्नल जो होता है वो उतना फास्ट नहीं चलेगा जितना कि स्पेस में हम लोग को देखने को मिलेगा कि सिग्नल जो है वो फास्ट जो है वो काम करेगा। तो इसके पास ही इवन जैसे कि ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क जो हम लोग को देखने को मिलता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, कौन से वाले, ये मोबाइल टावर वगैरह वाले, राइट। तो हो सकता है कि शायद उससे फास्ट ना काम करे, बट ये और भी तेज जो है वो काम कर सकती है, मतलब कंपेरेटिवली इसका अच्छा पोटेंशियल हम लोग को देखने को मिल रहा है, स्पेशली उन एरियाज पे जो दूर दराज के एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो लो अर्थ सैटेलाइट्स, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो है ये 27,000 किलोमीटर, ये किलोमीटर केएम है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं एंड कंप्लीट अ फुल सर्किट ऑफ प्लैनेट इन 90 टू 120 मिनट्स। तो हमें पता ही है कि लो अर्थ ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट्स होती हैं तो वो 90 से 120 मिनट में एक चक्कर जो है वो धरती का लगाती हैं, राइट। तो ये चीज भी हम लोग जानते हैं इसके बारे में, पहले भी हम लोग ने कई बार इसके बारे में पढ़ा है लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में, तो उसमें ये सब फैक्ट जो है वो मिले थे, राइट। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और क्रिटिसिज्म इसका यही यही सब चीजें होती हैं, इसके क्रिटिसिज्म हम लोग को देखने को मिलता है। एक तो आज की डेट में प्राइवेट कंपनी जो है वो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही हैं, और प्राइवेट कंपनी को अगर आप जैसे अगर इग्नोर करोगे, देखोगे नहीं, उनको रेगुलेट नहीं करोगे, तो आने वाले समय में ये एक बड़ा जैसे कि क्योंकि सैटेलाइट ये अपनी लॉन्च कर रही हैं, तो ये हार्मफुल जो है वो साबित हो सकती हैं, एक थ्रेट, खतरे के तौर पर भी साबित हो सकती है अगर इनको आप रेगुलेट नहीं करोगे तो, क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से ये किसी भी जगह पर किसी भी कंट्री को जो है वो कंट्रोल तक कर सकती है, वहां तक एक ऐसा सिग्नल जो है वो स्प्रेड कर सकती है उनकी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आज की डेट में कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करें तो वहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकती है, स्पाई कर सकती है, जासूसी कर सकती है। तो ऑब्वियसली बात है कि इनको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और क्या क्या चीज इसके अंदर है, स्टेक होल्डर्स जो इस कंपनी के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं वो अलग अलग कंट्री के होते हैं, वही कि सब कंट्री का अपना इंटरेस्ट है। अब किसी ने ज्यादा पैसे लगाए, जैसे चाइना की बात करें तो चाइना का काम क्या है कि स्पाई करने का चाइना का मेनली काम हम लोग को देखने को मिलता है, वो दूसरे के ऊपर निगरानी रखता है, स्पाई करने की कोशिश करता है। अगर उसने किसी प्रोजेक्ट पर ज्यादा पैसा लगाया होगा तो वो स्पाई करेगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने कितनी सारी, आपको पता होगा काफी सारी एप्लीकेशन हमने बैन करी जिस पर चाइना ने पैसा लगाया था, जिस पर चाइनीज गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी। क्यों बैन करी? क्योंकि हमें पता है कि उसके इंटरेस्ट के बारे में कि वो इस तरीके से जो है वो हमारी कंट्री के अंदर डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है, नुकसान जो है पहुंचा सकता है, राइट। इवन जैसे वायरस वगैरह, मालवेयर वगैरह, ये सब हैकिंग जो है वो करवा सकता है हमारे सिस्टम की, तो इसलिए हमने उसको हटाया, राइट। पता नहीं वाली बात आपको कि काफी सारी चाइनीज एप्लीकेशन को अभी हटाया गया था कुछ समय पहले। तो वही सेम चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर प्राइवेट कंपनीज अगर इस प्रकार की सैटेलाइट रन करेंगी और उसमें अगर इंटरेस्ट होगा दूसरी कंट्रीज का, जैसे कि हमारी राइवल कंट्रीज का, तो हमें दिक्कत हो सकती है, राइट। ये आपस में किसी भी कंट्रीज को जो है वो दिक्कत जो है वो हो सकती है इसमें, अगर प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं किया गया है तो। And satellites can sometimes seen in the night skies which create difficulty for the astronomers। तो ये नाइट स्काईज रात में भी दिखेंगे तो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते हैं ये, राइट। और इवन जैसे कि ये सैटेलाइट जो है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट। और इसमें हम लोग को देखने को लगेगा कई बार इमेजेस वगैरह जो होंगी, जैसे होता है ना कि एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह कुछ चीज जो है वो देखने की जब कोशिश करते हैं तो उनको वो चीज क्लियरली नहीं दिख पाएगी इस सैटेलाइट के रिफ्लेक्शन के कारण। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और दूसरी सैटेलाइट जो है उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और इवन फ्रीक्वेंसीज आपस में जो सैटेलाइट, अब लो अर्थ ऑर्बिट में इतनी सारी सैटेलाइट चल रही हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी जो इंटरप्ट जो करेगी, मतलब एक दूसरे की सैटेलाइट की जो फ्रीक्वेंसी जो है वो इंटरप्ट करेगी, तो उसमें कई बार हमें देखने को मिलेगा कि कनेक्शन जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कई बार लैग आता है, तो वो लैग भी इसी कारण जो है वो आना शुरू हो जाएगा, राइट, आपस में फ्रीक्वेंसी के इंटरप्ट होने के कारण। तो ये सब चीजें भी यहाँ पर बताई जा रही है। और स्पेस जंक की जो हमने बात करी तो वो यहाँ पर ऑलरेडी है कि फिर आपस में जब टकराएंगी कुछ सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर तो वो मलबा जो है वो क्रिएट करेंगे, स्पेस जंक हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। तो ये चीजें हैं। इसके पोटेंशियल की बात करें तो लो अर्थ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जो है गाइस, तो ये उन एरियाज पर आप ला सकते हो जिन एरियाज पर जैसे कि रूरल पॉपुलेशन है, दूर दराज के एरियाज है, हमारी मिलिट्री यूनिट को हेल्प करेगी, राइट। तो ये सब इसके फायदे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के तो इसके फायदे भी देखे हमने, इसके नुकसान भी देखे, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड जो है वो जाना। और क्या इस प्रकार के और कोई प्रोजेक्ट्स हैं? तो यस, एलॉन मस्क का स्पेस एक्स का हम लोग को एक प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, स्टार लिंक का, राइट। वन वेब का चीफ कॉम्पिटिटर है स्टार लिंक, और इसने अभी तक 1385 सैटेलाइट यानी कि वन वेब से ज्यादा सैटेलाइट जो है वो उसने ऑलरेडी प्लेस कर दी है, राइट, ऑर्बिट पर।
राइट। तो ये हम लोग को देखने को मिलेगा, और उसकी अभी इसने टेस्टिंग भी जो है वो शुरू कर दी है नॉर्थ अमेरिका में, राइट। और इंडिया के अंदर भी बहुत जल्दी अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराएगा, तो उसकी भी टेस्टिंग जो है वो चल रही है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट। तो इसके स्टारलिंक के बारे में भी पहले हमने डिस्कस किया था वैसे तो, राइट। चलो, तो ये था पूरा पूरा टॉपिक। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आज का सेशन यहीं पर हो गया है समाप्त। और एडिटोरियल में बस अभी आपको न्यूज़पेपर थोड़ी देर में प्रोवाइड करा रहा हूं, आपकी ड्राइव पर आपका न्यूज़पेपर आ जाएगा। और फिर आपको बताइए कि 12 से 2 के बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और न्यूज़पेपर आपको पढ़ना होता है, ये सेशन करना होता है, तो उसमें आप रीड करिएगा। अभी थोड़ी देर में बस मैं अपलोड कर रहा हूँ, मुश्किल से आधे घंटे में अपलोड हो जाएगा, आधे घंटे या मैक्सिमम 1 घंटे में। ठीक है, चलिए फिर साइन ऑफ करते हैं, मिलेंगे हम कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।